टीचर लर्निंग मॉडल ऑफ टीचिंग टीचर लर्निंग मॉडल ऑफ अच्छा एक बार वजन दिया खाना है लेकिन इस बार क्वेश्चन आएगा है पुराना का मतलब है ऐसा नहीं है लेकिन नहीं पूछ और आज हम किसी और 2024 2023 का क्वेश्चन इतना भी पता पहले करेंगे तो पहले हम लोग क्लास करेंगे उसके बाद लास्ट में जब आदमी क्लास करके बोलेगा तब उसके बाद हम लोग चलिए कितने क्वेश्चन थे क्वेश्चन जो टॉपिक की तरह नहीं करा यहाँ पे नहीं होता तो मैं उसको कहाँ करा दूंगी मैं क्या बोलती बाकी तो तुम लोग सब बोल यही बोल कल से तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा और सॉरी पहले ईवीएस खत्म होगा तो उसके बाद जाना होगा टॉपिक ना होगा क्वेश्चन कैसे चलेगा जो खत्म हुआ उसका क्वेश्चन मिलेगा कैसे बस मॉडल ऑफ include the field topic and teacher teaching जो है ना teaching होता है tragedy teaching में teacher teaching में student continue teaching tragedy teaching teacher और ये तीन चीज सरकार का important point is teaching करना है teaching और learner के बाद teaching learning teaching एक दूसरे में मिल कर आता teaching और learning का teaching और learning teaching is social act कर रही हूँ सुनने लगाई मैं बोल रही हूँ मेरा बोलने का मतलब ये है कि मेरे क्लास में कोई आएगा ठीक है तो क्या मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगी मैं तो सबको पढ़ाऊंगी मेरे लिए तो मेरे क्लास तो सबों के लिए खुला होगा सोशल एक्ट है मेरे जो है ना वो सोसाइटी के लिए पूरा सोसाइटी के लिए जो आओ मेरे क्लास में आ जाओ
है ना। लेकिन लर्निंग क्या है, पर्सनल एक्ट। तुम सीखोगी तो खुद के लिए सीखोगी। तुम जब लर्निंग करोगी ना, इंसान चाहे कुछ भी लर्निंग करे तो ये खुद के लिए सीखता है इंसान। ये पर्सनल एक्ट है। टीचिंग इज ए सोशल एक्ट, क्योंकि टीचिंग जब इंसान करता है तो कोई पर्टिकुलर इंसान को नहीं पढ़ाता कि मैं सिर्फ तुम्ही को पढ़ाऊंगी और किसी को पढ़ाऊंगी, ऐसा तो नहीं है। मैं तो सबों को पढ़ाऊंगी, मेरे लिए तो मेरे क्लास में सबों के लिए ओपन टू ऑल है ना, सबों के लिए, सब आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लर्निंग जो होता है ना, वो पर्सनल है। यहाँ पे बोला कि टीचिंग और लर्निंग दोनों साथ मिलकर ही एक्ट करता है, ये बात सही है, बट दोनों का काम अलग अलग है। टीचिंग है सोशल एक्ट और लर्निंग है पर्सनल एक्ट। क्योंकि जब कोई लर्निंग करता है ना, तो वो खुद अपने लिए करता है, पर्सनल एक्ट के लिए, मुझे सीखना है, ठीक है, इसलिए करता है। टीचिंग कैन नॉट टेक ए प्लेस विदाउट लर्नर। सुनो, तुम लोग क्लास में नहीं रहेंगे तो मैं किसको पढ़ाऊंगी, बताओ पहले। अगर तुम लोग क्लास में नहीं रहोगे, टीचिंग कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट लर्नर। विदाउट लर्नर के बिना, अगर लर्नर ही नहीं है मेरे क्लास में, तो मैं क्या करूंगी जूम पे, मैं जूम पे क्या करूंगी, कुछ नहीं, ऐसे बैठी रहूंगी। सिब्बी, एप्रीटी बंद कर देंगे, ठीक है। बोले टीचिंग कैन नॉट टेक ए प्लेस विदाउट लर्नर। टीचिंग विदाउट लर्नर का नहीं हो सकता है, ठीक है। मेरे पास जब लर्नर रहेगा तब तो मैं टीच करूंगी ना। लेकिन जबकि लर्नर कैन लर्न इवन विदाउट ए टीचर। लर्नर विदाउट लर्नर के, लर्नर जो है ना, वो विदाउट टीचर के भी सीख सकता है। मान लो मैं बोल दूं कि मैं नहीं पढ़ाऊंगी तुम लोगों को, जाओ, बस हो गया, अब नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो तुम लोग क्या बोलेगी, कोई बात नहीं है, बहुत ज्यादा ये करे ना, चलो मैं अपने से पढ़ूंगी। तुम अपने से सीख जाओगी पढ़ाना, ठीक है, तुम अपने से सीख जाओगे पढ़ना, ठीक है। लेकिन जब तुम लोग बोलोगी ना कि हम लोग आपका क्लास नहीं करेंगे, चलो मैं ये बता रही हूँ, अगर तुम लोग ये बात बोल रही हो कि हम लोग नहीं करेंगे, तुम लोग सबको मिल जाओ, हम लोग आज से आपका क्लास नहीं करेंगे, कल से हम लोग कोई भी आपका क्लास नहीं करेंगे, तब मैं टीचिंग नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे लर्नर ही नहीं है, तो मैं कहाँ से करा पाऊंगी क्लास, है ना। जब मेरे लर्नर ही नहीं रहेंगे तो मैं कहाँ से करा पाऊंगी, वही बोला, टीचिंग कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट लर्नर। टीचिंग लर्नर के बिना नहीं हो सकता है, लेकिन लर्नर जो है ना, वो लर्न कर सकता है विदाउट टीचर। मैं नहीं पढ़ाऊंगी ना, कोई बात नहीं, मैं खुद से पढ़ लूंगा, खुद से बुक लूंगा, खुद से पढ़ाई करूंगा, ठीक है, ये बात है, ठीक है। ये समझ में आ गया। हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़े, टीचिंग जो होता है वो ट्रेजेडिक नेचर का होता है, टीचर भी होता है, स्टूडेंट भी होता है, और कंटेंट भी होता है। एक दूसरा कि टीचर और जो लर्नर होता है, ये इंटीग्रेटेड रिलेटेड एक्ट करता है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो टीचिंग है वो सोशल एक्ट है, और लर्नर जो है वो पर्सनल एक्ट है। फिर हम बोले कि जो टीचिंग है ना, टीचिंग वो विदाउट डॉट लर्नर नहीं हो सकता, है ना, विदाउट लर्नर नहीं हो सकता। लेकिन लर्नर जो है, लर्नर को अगर लर्न करना होगा ना, तो विदाउट टीचर कर सकता है, कर सकता। ये बात तो समझ में आ गया, इतना कहानी समझ में आया कि यहाँ पे हम क्या बोले, ठीक है। टीचिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। टीचिंग क्या है, टीचिंग इज ए प्लान एक्टिविटी। टीचिंग जो है ना, वो एक प्लान एक्टिविटी है। देखो, मैं तुम लोगों को टीचिंग करने आती हूँ तो मैं तो प्लान बनाती हूँ ना, कैसे कैसे पढ़ाना है मुझे उस टाइम का नोट्स उस टाइम बनाना है, उस टाइम का नोट्स मुझे, मेरा पूरा नोट्स रूटीन बना हुआ है। रात में बैठूंगी तो तुम लोगों का मॉर्निंग वाला नोट्स बनाती हूँ, ईवीएस, ठीक है। मॉर्निंग में बैठती हूँ मैं, तो तुम लोग क्लास कराने के बाद तो मैं दो नोट्स लेके बैठती हूँ तुम लोगों का। एक तो ऑफिंग का लेके बैठूंगी बनाने के लिए, और उसके बाद तुम लोग का बैठूंगी। डे में बैठती हूँ तो मैं सीजीएल वाला लोग का लेके बैठती हूँ बनाने के लिए, ऐसे करके। अभी तो सीजीएल वालों को हटा देंगे तो पेपर वन वाला लोग को रखेंगे, या फिर वो जो स्टूडेंट है उन लोगों का स्टार्ट करेंगे, तो उन लोगों का बनाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, देख रही हूँ, प्लान कर रही हूँ सब। विदाउट प्लान कुछ नहीं होगा। मैं कभी रात में सोचूंगी कि मुझे नींद आ रहा है, मैं सो जा रही हूँ, तो फिर मैं बोलूँ मॉर्निंग मॉर्निंग में क्लास कैसे कराऊंगी, मुझे तो प्लान बना के सब अपना करना पड़ेगा ना। टीचिंग एक प्लान एक्टिविटी, इट इज ए गोल ओरिएंटेड एंड पर्पसफुल। ये गोल, इसका गोल होता है, मेरा गोल क्या है कि तुम लोगों को नेट क्वालिफाई करवाना, है ना, मेरा गोल है। टीचिंग पढ़ाने का एक गोल होना चाहिए कि हाँ, मेरा गोल है कि तुम लोगों को नेट क्वालिफाई करवाना। मेरा ये पर्पस है कि तुम लोगों को नेट क्वालिफाई कराना। उसके लिए मुझे प्लान बनाना पड़ेगा। तो मैंने पहले प्लान बनाया कि मुझे कैसे कैसे पढ़ाना है। जैसे अभी तुम लोगों को आगे बताई दी कि जैसे अब ये खत्म हो जाएगा तो कल से मैं यहाँ ईवीएस कराऊंगी, मॉर्निंग में आईसीटी कराऊंगी। इस तरह से मैं बता रही हूँ तुम लोगों को। तो एक तरह का मैं प्लान ही ना बनाई। मेरा टीचिंग जो होता है वो गोल ओरिएंटेड है, पर्पसफुल भी है। टीचिंग दोनों होता है, आर्ट भी होता है, साइंस भी है। टीचिंग इज ए बोथ,
आर्ट्स एंड साइंस, टीचिंग दोनों है, टीचिंग आर्ट्स भी है, टीचिंग साइंस भी है ना। इसमें कम्युनिकेशंस भी इन्वॉल्व होता है और इंटरेक्शन भी होता है। मैं तुम लोगों को टीचिंग कर रही हूँ तो क्या मैं तुम लोगों से बात नहीं कर रही हूँ? नहीं नहीं, बात कर, ऐसा तो नहीं होता। हम लोग ड्यूरिंग द क्लास कभी बात भी बहुत कर लेते हैं, कभी पढ़ाई होता है ना। इंटरेक्शन भी होता है, तुम लोग कुछ नहीं समझ में आता तो पूछती हो क्या ऐसे नहीं है वैसे, है ना। उसके बाद टीचिंग टू वे प्रोसेस होता है। उस दिन क्वेश्चन में आया था ये वाला, है ना, कि टीचिंग वन वे प्रोसेस था, तो एक खत्म हो गया दूसरा हो जाएगा। पहले ये क्वेश्चन बहुत आता था लेकिन बीच में रोक दिया था, लेकिन अभी हम देख रहे 2025 का क्वेश्चन में इन सब से क्वेश्चन आया है। कहने का मतलब है कि तुम्हें इंटी के सारा सिलेबस को तुमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चाहे क्यों ना उससे वो क्वेश्चन नहीं पूछा, कब उसका दिमाग खन किया फिर से वो क्वेश्चन पूछने ना लगे, ठीक है, ये बात। टीचिंग टू वे प्रोसेस होता है, कम्युनिकेशन इंटरेक्शन होता है, आर्ट्स एंड साइंस होता है, गोल ओरिएंटेड एंड पर्पसफुल होता है, और प्लान एक्टिविटी होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है टीचिंग का भाई। टीचिंग का पर्पस क्या होना चाहिए, टीचिंग क्या है, ये क्या है, ये मॉडिफाई करते थे लर्नर के बिहेवियर को। मेरी बात सुनो, मैं अगर जैसे कि स्कूल में भी एक स्कूल जाने वाला बच्चा और एक स्कूल नहीं जाने वाला बच्चा, ठीक है, दोनों के बिहेवियर में बहुत चेंज होता है। जो स्कूल जाने वाला बच्चा रहता है वो बहुत डिसिप्लिन वाला बच्चा रहता है, जो स्कूल नहीं जाने वाला बच्चा रहता है उसमें डिसिप्लिन, बेचारा लोगों को कभी स्कूल ही नहीं गया तो उन लोगों को क्या पता चलेगा कि हाँ कैसे डिसिप्लिन में रहना है कैसे नहीं रहना, ठीक है। तो वही बात बोल रहा कि टीचिंग जो है ना वो लर्नर के बिहेवियर को चेंज कर देता है। जैसे मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ तो तुम लोगों का भी कुछ ना कुछ बिहेवियर चेंज होगा। जैसे जैसे तुम लोग मुझे देख रही हो कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, तो तुम लोग भी वो सीख रही हो, तुम लोग अपने बिहेवियर में वो ऐड कर रही हो। अभी फ्यूचर में तुम लोगों को भी पढ़ाना पड़ेगा तो तुम लोग भी बिल्कुल सोचोगे कि अगर मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, मेरे इफेक्टिव टीचिंग है, तो तुम लोग उसको कैच करोगे कि कैसे पढ़ाई हूँ मैं भी। तुम अगर किसी को भी अगर तुमको पढ़ाना होगा कि बताना होगा तो मेरा कैच करोगे, तो वो तुम्हारे बिहेवियर में चेंज आ रहा है। वो क्या करता है, अब देखो तुम्हें तो अडल्ट एक्चुअल में बिहेवियर चेंज हो गया, लेकिन तुम बच्चों में देखो ना, बच्चों में क्या होता है कि जैसे वो स्कूल जाएंगे, छोटा बच्चा लोग घर में रहता है फिर स्कूल जाने लगता है तो उन लोगों को बिहेवियर में आस्ते आस्ते चेंजिंग आने रहता है। तो टीचिंग क्या करता है, लर्नर के बिहेवियर को चेंज कर देता है। ये एक कंटिन्यूअस है, डायनेमिक प्रोसेस है, टीचिंग कंटिन्यूअस है, टीचिंग कंटिन्यूअस है, डायनेमिक प्रोसेस है। टीचिंग तुम सोचोगी, अगर मैं तुम लोगों को सोच रही हूँ जैसे तुम, मैं तुमको अगर एक ही तरीका बार बार मेथड फॉलो करूंगी ना तुम लोग बोर हो जाओगे। कहने का मतलब है कि जैसे कि इससे पहले जब मैं नेट का प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरा कुछ और तरीका था। क्या था कि मैं पहले क्वेश्चन कराती थी और उसके बाद तुम लोगों को कंटेंट कराती थी, है ना। लेकिन मैं इस बार क्या बोली कि नहीं, पहले कंटेंट फिर क्वेश्चन, एक बात हो गया। दूसरा क्या है कि मैं पहले जब टेस्ट लेती थी तो तुम लोगों को मैं बोलती थी घर से करके आओ, यहाँ सिर्फ चेक करूंगी। अब मैं क्या बोली कि नहीं, अब मैं क्लास में ही चेक करूंगी कि तुम लोगों का नॉलेज का लेवल क्या है। चेंज की ना। तो टीचिंग एक तो कंटिन्यूअस है, टीचिंग कंटिन्यूअस होता है, और एक डायनेमिक प्रोसेस होता है कि वो चेंज होते रहता है। तुम देखी होगी पहले ट्रेडिशनल मेथड चलता था टीचिंग में, अब तुम्हारा देख रही हो एडवांस आ गया है। टीचिंग जो होता है ये फैसिलिटेड लर्निंग होता है, लर्निंग लर्निंग को फैसिलिटेड प्रोवाइड करता है टीचिंग, ठीक है ना। सारा फीचर याद करना है। टीचिंग क्या है, प्लान एक्टिविटी। टीचिंग क्या है, गोल ओरिएंटेड एंड पर्पस है। टीचिंग आर्ट्स एंड साइंस है। टीचिंग कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन है। टीचिंग टू वे प्रोसेस से प्रीवियस क्वेश्चन है 2025 का। ये क्या करता है, लर्नर के बिहेवियर को चेंज कर देता है। ये कंटिन्यूअस और डायनेमिक प्रोसेस है, ये फैसिलिटेट करता है लर्नर को, ठीक है। इसके बाद बोला कि इट डेवलप वेरियस डोमेन। टीचिंग, जब कोई टीचिंग किसी को करता है ना, तो जब ये टीचिंग करो तुम तो उसके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी आएगा, उसके अंदर इफेक्टिव डेवलपमेंट भी आएगा, उसके अंदर साइकोमोटर डोमेन भी आएगा। टीचिंग करने से, टीचिंग करने से बच्चों के माइंड में या लर्नर के माइंड में, है ना, डोमेन भी डेवलपमेंट होगा। कितना डोमेन था, 3, कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर, तो ये सब भी आता है। इट नीड प्रॉपर फीडबैक एंड इवोल्यूशंस। टीचिंग में टीचिंग में क्या हुआ, सिर्फ बे बाबू का तबीयत नहीं ठीक हुआ, रो रहा है क्या, जा रही डॉक्टर क्या, नहीं नहीं बैठे, ठीक है। टीचिंग इसमें बोल रहा है कि इट नीड्स प्रॉपर, इसमें बिल्कुल प्रॉपर फीडबैक और इवोल्यूशन की जरूरत है। देखो, मैं तुम लोगों से हमेशा पूछती भी हूँ, तुम लोगों को ही बोलती हूँ। देखो, अगर जैसे मैं कल बोली कि देखो मैं टीचिंग एप्टीट्यूड कल कंप्लीट कर दूंगी, जैसे आज के बारे में बोली थी, तो टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट कर दूंगी,
तो तुम लोग ये बताओ मुझे कि अगर और कोई ऐसा टॉपिक है जो तुम लोगों के रह गया तो तुम लोग मुझे बोलो एक बात। फिर तुम लोग फीडबैक भी दो कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ। अगर अच्छा है तो बोलो, खराब है भी तो बोलो। अगर कहीं लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा मतलब ये हो रहा तो प्लीज आप ऐसे चेंज कर दीजिए, तो मैं बोलती हूँ कि तो मैं तुम लोगों को फ्री मतलब ये तो फ्रीडम दे के रखी हूँ कि अगर तुम लोगों को कुछ लगे कि मेरे अंदर खराबी है तो बिल्कुल बोल दो, मैं चेंज करूंगी। ठीक है, वो मेरा ही मतलब है। तुम लोग अगर बोलोगी तो मेरे मेरे में ही वो डिफॉल्ट आएगा, मैं इसको नेगेटिव वे में नहीं लूंगी, पॉजिटिव वे में लूंगी। ठीक है, तो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, तो तुम फीडबैक भी दो तो समझ में आएगा कि हाँ ऐसे ऐसे। फिर इवोल्यूशन भी करो, एक तो स्टूडेंट को भी फीडबैक दो और तुम टीचर को भी स्टूडेंट फीडबैक दे देगा तो बहुत अच्छा बात है। फिर इवोल्यूशन भी करो, टीचिंग का मतलब है कि तुम अगर लर्नर का इवोल्यूशन भी करो। अब देखो मैं तुम लोगों को सिर्फ पढ़ा दे रही हूँ, ठीक है ना, और पढ़ा के छोड़ दे रही हूँ, टेस्ट ना ले रही हूँ, तो फिर तुम लोग का इवोल्यूशन कैसे होगा, कैसे पता चलेगा। जैसे अभी मैं सुषमा को पढ़ा रही थी डे वाला क्लास में, ठीक है, सुषमा डे वाला क्लास में थी, तो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में मैं उससे क्वेश्चन पूछी तो उससे गलत हुआ, तो मैं क्या बोली, सुषमा मैं तुमको ये पढ़ाया थी, मुझे लग रहा है तुम याद नहीं की होगी। ठीक है, या कभी तुम लोग मॉर्निंग में ही कोई क्वेश्चन गलत दी तो मैं क्या बोलती, क्या लगता है तुम लोग पढ़ाई नहीं की हो तब तो इसका आंसर नहीं दे पा रही हो, मैं ये बोलती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कि यहाँ पे इवोल्यूशन करना जरूरी है टीचिंग में। अगर तुम टीचिंग कर रही हो तो तुमको फीडबैक भी देना जरूरी है, इवोल्यूशन भी करना जरूरी है, और तुमको भी टीचर को भी फीडबैक दे दे तो बहुत अच्छी बात है, टीचर में भी डेवलपमेंट होगा। लेकिन स्टूडेंट को भी फीडबैक दो, तुम अच्छा कर, जैसे तुम लोग अच्छा करती हो तो मैं बोलती हूँ ना कि हाँ बहुत अच्छा की, बहुत गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बंद कर देना सिद्धि को। ठीक है, एक बार मुझे तुम लोग बताना क्या क्या पढ़ेगी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसलिए मैं बोली कि टीचिंग जो है वो क्या है, ट्राइडिक है ना, क्या बोली मैं, एक सेकंड रुक जाओ। टीचिंग है तुम्हारा ट्राइडिक, ट्राइडिक में क्या क्या आएगा, टीचर लर्नर कंटेंट। ठीक है, ये तीन चीज आएगा। टीच टीचिंग क्या है, टीचिंग क्या है, टीचिंग सोशल एक्ट है, हाँ सोशल एक्ट है, जबकि लर्निंग क्या है, पर्सनल एक्ट है। ठीक है, उसके बाद मुझे बताओ कि टीचिंग और लर्निंग इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड एक्ट करती है, बिल्कुल। 2 नंबर में क्या बोला है कि टीचिंग जो है ना, टीचिंग और लर्निंग ये क्या है, इंटीग्रेटेड, रिलेटेड है या एक्ट। ठीक है, बताओ पहले तुम एक और बात, टीचिंग कैन नॉट, टीचिंग जो तुमको करना होगा क्या, टीचिंग मैं टीचिंग कर रही हूँ तो क्या मैं लर्नर के बिना टीचिंग कर सकती हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टीचिंग जो है ना, कैन नॉट, कैन नॉट किसके बिना, विदाउट लर्नर, विदाउट लर्नर के बिना मैं टीचिंग नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अगर लर्नर, तुम लोग लर्नर हो, अगर लर्नर लर्न करना चाहे तो कैन लर्न, तो क्या वो लर्न कर सकता है, टीच कर सकता, बिल्कुल हाँ। लर्नर 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 जो है, लर्नर लर्न कर सकता है विदाउट टीचर, विदाउट टीचिंग, है ना, को उसको टीच भी नहीं करेगा तो फिर भी सीख लेगा, लेट लगेगा लेकिन सीख जाएगा, ये बात हो गया। फिर उसके बाद में 10 फीचर्स बताई थी कि 10 फीचर्स क्या था। पहला वाला फीचर, जैसे भी बोलो कोई बात नहीं है, टीचिंग क्या होता है बोलो, टीचिंग डायनेमिक होता है, डायनेमिक प्रोसेस, डायनेमिक प्रोसेस होता है, और बोलो प्लान एक्टिविटीज, हाँ प्लान एक्टिविटीज, बिल्कुल प्लान एक्टिविटीज है, क्योंकि जब मैं तुम लोगों को पढ़ाती हूँ तो विदाउट प्लान का तो पढ़ाऊंगी नहीं, प्लान करती हूँ।
गोल ओरिएंटेड। बिल्कुल गोल ओरिएंटेड है। और बोलो। टीचिंग आर्ट और साइंस दोनों है। आर्ट्स भी है और साइंस भी है, दोनों है। एक एग्जाम में जो आया था क्वेश्चन वो क्या था? फीडबैक भी होता है टीचिंग में। फीडबैक भी होता है टीचिंग में। और फीडबैक के साथ और क्या होता है तुम्हारा? कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन। हाँ बिल्कुल, कम्युनिकेशन भी होता है और इंटरेक्शन भी होता है। जैसे मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, टीचिंग करी तो कम्युनिकेशन हाँ। करती हूँ, इंटरेक्शन होता है, तुम लोग भी बोल रही हो तो इंटरेक्शन ही हो रहा। फिर और बताओ, और एग्जाम में कौन सा आया था? प्रोसेस। टू वे प्रोसेस होता है, बिल्कुल टीचिंग टू वे प्रोसेस होता है। हाँ, और बोलो टीचिंग और क्या होता है? फैसिलिटेड लर्निंग प्रोवाइड करता है हाँ। है ना? फैसिलिटेड लर्निंग प्रोवाइड करता है। और कॉग्निटिव इफेक्टिव डोमेन होता है टीचिंग में। और हाँ हाँ, बाकी तो हो गया। चलो, लर्नर के बिहेवियर को मॉडिफाई करता है। टीचिंग क्या करता है? लर्नर के बिहेवियर को मॉडिफाई करता है ना? मॉडिफाई करता है किसका? बिहेवियर ऑफ लर्नर। जैसे कल आरसी बोली कोई बात पे, तो मैं बोली ना कि नहीं, बोली मेरे को खराब लग रहा है। तो कौन बात से बोली कि बहुत खराब भी लगता है? तो मैं बोली नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं खराब करना है तुमको। जब ये जॉब करना है तो तुमको माइंड से निकालना पड़ेगा हेजिटेशन। जैसे सुषमा बोली कि मुझे डर लगेगा। हाँ, वो ऑनलाइन क्लास के बारे में हाँ, बताए तो थे। मैं नहीं नहीं ऑनलाइन वाले क्लास पे नहीं, तुम कुछ बातें बोली कि तो मैं बोली कि नहीं तुम क्यों डरोगी जब तुम इतना बड़ा एग्जाम का प्रिपरेशन करी, तो वो उस बात पे तो मैं क्या कि तुम्हारे बिहेवियर चेंज करी हूँ ना। जैसे सुषमा भी बोली कि मुझे लग रहा है इंटरव्यू देने में डर कि मुझे मतलब बंगाली नहीं आते, तो मैं क्या बोली, नहीं बिल्कुल भी नहीं डरना है कि वो कोई थोड़ी सा तानिया भूत बैठा हुआ है जो मेरे को हम लोग खा लेगा। बोलने से मतलब रखना है। तो मैं तुमको एक मोटिवेशन दी तो क्या हुआ, तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो रहा ना। तो टीचिंग टीचिंग क्या करता है? लर्नर का बिहेवियर को भी चेंज करता है। जैसे पहले तुम्हारे अंदर एक हर चीज के लिए हेजिटेशन होगा, और मैं बार बार बोलूंगी कि देखो हेजिटेशन मत करो, ये मत करो, तो तुम्हारे अंदर अगर वो चेंज आ रहा था, तुम मेरा टीचिंग तुम्हारे बिहेवियर को भी चेंज कर पा रहा, ठीक ना? टीचिंग में क्या क्या जरूरत है, अब ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है? टीचिंग में क्या क्या जरूरत होगा? तो क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। टीचिंग में क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। टीचिंग मेथड, देखो ये जो रेड वाला है ना वो याद करना है, लेकिन ब्लू वाला समझ लो, ठीक है? टीचिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग में क्या जरूरत है? टीचिंग में जब क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, टीचर शुड हैव वेल डिफाइंड गोल एंड लर्निंग आउटकम्स। टीचर को पता होना चाहिए कि मेरा क्या गोल है, क्या पढ़ाना है मुझे, मेरा ऑब्जेक्टिव्स क्या है। कि स्टूडेंट का, टीचर अपना गोल एक लेकर है, टीचर का एक गोल होना चाहिए, वो भी वेल डिफाइंड गोल होना चाहिए कि मुझे लर्नर को आउटकम्स निकालना है। जैसे मेरा क्या गोल है, तुम लोगों को यूजीसी नेट क्वालिफाई कराना, तो मैं पूरा वेल डिफाइन करके रखी हूँ कि कैसे कैसे पढ़ाना है, कब तुम लोग को रिवीजन कराना है, क्या करना है, और ताकि तुम लोग का आउटकम अच्छा है, ठीक है ना? नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में नॉलेज होना चाहिए मुझे। सुनो मेरी बात, मुझे अगर नॉलेज ही नहीं रहता तो मैं पढ़ाती कैसे, एक बात। दूसरा बोले कि नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट का मतलब है कि टीचर मस्ट हैव डीप, उसको डीप नॉलेज होना चाहिए, और उसका ना उसके सब्जेक्ट पे अपडेट भी होना चाहिए। चलो देखती हूँ, मैं बोलती भी हूँ कि जब भी मुझे कुछ ऐसा न्यूज पता चलता है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, या उसके बाद तुम्हारा क्या नाम है पेपर वन से रिलेटेड, तो मैं आके अपडेट देती हूँ, क्योंकि मैं टीचर हूँ ना, तो मुझे अपने नॉलेज को अपडेट करते रहना चाहिए, एक बात। और दूसरा कि मुझे डीप नॉलेज होना चाहिए। अब मुझे ऊपर 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 आएगा तो मैं पढ़ा पाऊंगी, अब तुम मुझे आएगा ही नहीं, और तुम लोग मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेगी तो मैं नहीं बता पाऊंगी। लेकिन तुम लोग मुझसे कोई भी क्वेश्चन भी पूछोगे तो मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मुझको है नॉलेज सब्जेक्ट में। मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ ना, उस सब्जेक्ट में मुझे नॉलेज भी है और मैं अपडेट भी हूँ। हो सके इंसान हो थोड़ा बहुत, अब इधर उधर हो गया होगा कुछ मेरे माइंड में ना हो, जैसे होता है ना कि ये चीज मुझे नहीं, मतलब होता है ना अभी करेंटली कोई चीज हुआ मुझे नहीं पता चला, ठीक ना? हो सके मेरे आंखों से ओझल हो गया वो नॉलेज, लेकिन फिर भी बोला कि टीचर को क्या करना चाहिए, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, उसको हर चीज में नॉलेज रखना है। मतलब उसको अपने जो सब्जेक्ट पढ़ाना, मैं क्या पढ़ा रही हूँ, पॉलिटिकल साइंस और पेपर वन पढ़ाती हूँ, तो मुझे पेपर वन और पॉलिटिकल साइंस में अपने नॉलेज को अपडेट करते रहना चाहिए, ठीक है? उसके बाद डीप नॉलेज होना चाहिए, डीप नॉलेज होगा तभी तो मैं किसी को पढ़ा पाऊंगी, है ना? तभी तो मैं टीचिंग कर पाऊंगी। नॉलेज ऑफ द लर्नर, उसको अपने लर्नर का भी नॉलेज होना चाहिए। टीचर शुड अंडरस्टैंड, टीचर को समझना होगा अपने लर्नर के साइकोलॉजी को, नीड को, एबिलिटी को। मैं समझती हूँ तुम लोगों को, मैं तुम लोग समझती हूँ तुम लोग क्या पसंद आ रहा, मतलब एक मुझे पता है, मैं ये बात का मेरे माइंड में है कि किसको क्या पसंद है। जैसे कि
अब मैं तुम लोगों को पढ़ाती हूँ, तुम लोग क्वेश्चन करती तो तुम लोग को अच्छा लगता है ना, कि पढ़ा के क्वेश्चन करे तो तुम लोगों का एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। हाँ तो मुझे तुम लोगों का साइकोलॉजी पता है कि हाँ, कि अगर मैं जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ तो तुम लोगों को अच्छा लग रहा है, तो मैं तुम लोगों को साइकोलॉजी को पकड़ ली, तुम्हारी नीड तुम्हारे एबिलिटी को पकड़ चुकी हूँ। तो लर्नर के टीचर के लिए जरूरी है कि टीचर लर्नर के नॉलेज को भी पकड़े, उनके नीड को समझे। ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ठीक है, कि टीचर को चाहिए कि लर्नर के नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाए, है ना। और तो ये भी सही है, बिल्कुल। तो टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर शुड अंडरस्टैंड लर्नर की साइकोलॉजी, नीड एंड एबिलिटी, है ना। टीचर को चाहिए कि वो लर्नर की एबिलिटी को पहचाने, क्या जरूरत, क्या नीड, क्या साइकोलॉजी। जैसे कि मैं जब भी क्लास पढ़ाती हूँ ना डे वाला में, या फिर जब मैं सीजीएल वाला क्लास कराती हूँ, तो उसमें मेरे को मेरे स्टूडेंट को बोलेगा कि फ्लो चार्ट बनाई भी, एकदम जिद करेगा, नहीं फ्लो चार्ट बनाइए, अच्छा। आप फिर भी बोलती है कि फ्लो चार्ट छोड़ दीजिए, मुझे वही पीडीएफ भेजिए जिसपे फ्लो चार्ट बना हुआ है, ठीक है। तो मैं समझ गई कि मेरे लर्नर को ये फ्लो चार्ट अच्छा लग रहा है, तो मुझे बना के मतलब डिलीट नहीं करना है, यही वाला पीडीएफ सेंड करना है। मुझे समझ में आ गया, मैं अपने लर्नर की नीड को समझी, ठीक है ना। तो टीचर को ऐसा रहना चाहिए। ये टीचिंग में बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपको ये पूरा करना पड़ेगा। यूज ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड, ठीक है। सुटेबल टीचिंग मेथड शुड बी चूजन बेस्ड ऑन द टॉपिक एंड लर्नर टाइप। तुम जब एप्रोप्रिएट मेथड को यूज करो, जब तुम टीचिंग पढ़ा रही हो ना, तो एप्रोप्रिएट मेथड को यूज करो टीचिंग के लिए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है सुटेबल टीचिंग मेथड चाहिए, तुम चूज करो। जो भी टॉपिक पढ़ाओगी, जो भी लर्निंग लर्नर को किस टाइप का लर्नर है, ठीक है ना। और तुम टॉपिक चूज करो पढ़ाने के लिए। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। मैं कभी बहुत हार्ड टॉपिक लाती हूँ, तो तुम लोग देखी होगी, मैं बार बार रिवीजन भी करवाती हूँ, बार बार क्वेश्चन भी करूंगी, फिर फ्लो चार्ट भी बनवाती हूँ कि तुम लोगों को याद हो जाए। जैसे अभी मैं क्या बोली कि सब मिला जुला है, तुम एक बार फ्लो चार्ट बना ले रही तो तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा, बोली। तो आप ना जो मेथड यूज करें ना, तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट मेथड यूज करें, क्योंकि आप पहले देखिए कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, है ना। तो जो टॉपिक पढ़ा तो आप देख लीजिए टॉपिक थोड़ा हार्ड है ना, तो आप वही मेथड को यूज कीजिए उसी अकॉर्डिंग। जैसे अभी टॉपिक थोड़ा मतलब मिला मिला लगेगा सब, तो मैं क्या कर रही हूँ, फ्लो चार्ट बना बना के फर्क कर रही हूँ, ठीक है। फ्लो चार्ट बना रही हूँ, तो ये मैं मेथड यूज कर रही हूँ। तो आप पढ़ाने के लिए अप्रोप्रिएट मेथड यूज कीजिए, सुटेबल टीचिंग मेथड यूज कीजिए, जिस शुड बी चूजन बेस्ड ऑन द टॉपिक, जो कि टॉपिक पे बेस्ड हो और लर्नर का टाइप हो, लर्नर को समझ में आए, ठीक है। कि मतलब कोई बहुत ही हार्ड में ला दी, ठीक है। मान लो कोई ईवीएस का मैं कोई टॉपिक लाया, बहुत ही हार्ड है, ठीक है, तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा, तो एज ए टीचर मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं उसको ईजी करूँ। मेरा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है क्या, कि मैं जो तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ ना, वो तुम लोगों को समझ में आना है तो आना है, हर हाल में मुझे मुझे उस कॉन्सेप्ट को तुम्हारे माइंड में डालना है। अब चाहे मुझको उसके लिए कोई भी अप्रोप्रिएट मेथड क्यों ना यूज करना पड़े। मैं इसीलिए हर एक स्टूडेंट से पूछती हूँ, मुझे बताओ, नहीं समझ में आएगा मैं फिर दोबारा बोलूंगी, फिर नहीं समझ में आएगा मैं दूसरा मेथड यूज करूंगी, है ना। इसलिए मैं बोलती हूँ कि कोई भी मेथड यूज करूंगी, ऐसा मेथड यूज करूंगी कि जिससे तुम लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो वही बोला कि टीचिंग के लिए जरूरी है कि जब आप अपना लर्नर को पढ़ाएं, आप बिल्कुल अप्रोप्रिएट मेथड यूज करें। पहले आप देखें कि लर्नर किस टाइप का है, टॉपिक किस पे बेस्ड है, क्या हार्ड टॉपिक है कि इजी टॉपिक है। हार्ड टॉपिक है तो कोई बात नहीं है, जैसे कि कभी कभी मैं पढ़ाती हूँ तो डे में तो मैं नहीं बनाती हूँ, जैसे कि बहुत इजी रहता तो मैं नहीं बनाती फ्लो चार्ट, और कभी कभी मैं बनाती भी हूँ। जैसे सीजीएल क्लास में भी मैं मतलब इंडियन पॉलिटी जब पढ़ाती हूँ तो उन लोगों को कभी पढ़ाती हूँ तो फ्लो चार्ट बनाती हूँ, तो कभी नहीं बनाती हूँ, ठीक है। इस तरह से जब टॉपिक देख लो, टॉपिक कैसा हार्ड है तो ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग तुमको अपना मेथड यूज करना है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत जरूरी है एक टीचर के लिए। क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। अब मैं तुम लोगों को पढ़ा, जैसे कि अभी मैं बता रही हूँ, जैसे कि अब मैं बोली तुम लोगों को कि एक लड़का आने वाला था मेरे क्लास में, तो बोला था कि मेरा सितंबर में एग्जाम होने वाला है, तो मैं क्लास लूंगा, ठीक है, मैं उसका क्लास लूंगी, तो बोला ठीक है। तो वो ज्वाइन होने वाला था कल से, तो मैं उसको डेमो क्लास वाला दे दी थी सब, अच्छा।
उसके बाद उसके सामने एक प्रॉब्लम आया कि मतलब वो तो मेरे क्लास ठीक गया, लेकिन वो इतना मतलब बंगाली है। मेरे ज्यादातर में मुझे बंगाली स्टूडेंट मिलते हैं। मेरा मतलब एक सौरभ था, वो भी बंगाली। फिर एक लड़की आई थी सुष्मिता, एक दिन वो क्लास की थी, वो भी बंगाली। और अभी एक और लड़का है तो वो भी बंगाली। उसका, और अभी सुषमा को भी हम बोले तो सुषमा बोली कि दीदी वो भी बंगाली, तो हमें नहीं, लैंग्वेज बैरियर होगा, रहने दो। तो वो क्या हो रहा है, जब मेरा कम्युनिकेशन ही नहीं समझ पाएगा तो फिर वो कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। तो वो लड़का क्या था कि वो मुझे बोला कि है ना, आप मुझे ना बंगाली में ट्रांसलेट करके दीजिए थे, जैसे समझाइए अपने लैंग्वेज में, बट जो ये जो ट्रांसलेट रहेगा ना बंगाली में। तो मैं बोली ये तो पॉसिबल नहीं है। तो वो बोला कि मेरे एक सर है, वो मुझे बोले हैं, मतलब वो भी हिंदी मीडियम के ही टीचर हैं, बट वो बोले कि मैं बंगाली में ट्रांसफर करके हिंदी इंग्लिश का बंगाली में ये ट्रांसफर करके दूंगा। तो मैं बोली कि नहीं, मुझसे तो नहीं होगा, तुम वहाँ पे एडमिशन करा लो। मैं उन लड़का को बोली कि तुम वहाँ पे करा लो अगर तुमको ऐसा प्रॉब्लम है तो, ठीक है। लेकिन मैं ये बात बोल दी कि तुम अब फिर दोबारा आओगे तो मैं फीस को बढ़ा दूंगी। मैं झूठ को बोली, लेकिन मैं ऐसी मजाक से बोली। हालांकि मैं उसको खुशी खुशी बोली कि ठीक है तुम जाओ एडमिशन करा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं बंगाली नहीं कर पाऊंगी, मुझे आता ही नहीं बंगाली, तो मैं कहाँ से करूंगी। तो अब वो मेरी क्लास में आता और उसको नहीं आता, तो उसको उसका क्लियर भी नहीं होता, और उसका इफेक्टिव कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, उसको प्रॉपर कंटेंट डिलीवरी समझ ही में नहीं आएगा, तो वो कैसे पढ़ता है, ठीक है। लेकिन फिर पता है क्या, कि फिर मॉर्निंग में मैसेज कर रहा है कि नहीं नहीं देखेंगे तो हम आपके पास ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं बोली ठीक है अभी रुको, इसको मुझे अलग क्लास देना पड़ेगा। तो हम बोले कि रुक जाओ, टीचर वाला क्लास खत्म होने दो। तो वो लड़की जो सुस्मिता है वो भी बोली मुझे कि मुझे मतलब थोड़ा थोड़ा तो बंगाली लिखना ही पड़ेगा यहाँ यहाँ समझने के लिए, जैसे इसके मतलब इसका मतलब लिखना ही पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे अलग पीडीएफ बनाना पड़ेगा। तो मैं फिर टाइम दी कि ठीक है रुक जाओ, कम से कम वो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, कम से कम आफरीन का एग्जाम हो जाने दो, मुझे वहाँ टाइम मिलेगा तो तुम वो डाल दो। तो देखो, अब अगर मैं मुझे दम ही बंगाली नहीं आती, मतलब इतना मैं कर सकती हूँ, मतलब ये सब कर सकती हूँ, लेकिन ये सब नहीं कर सकती, ठीक ना। तो कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये कि मुझे मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल ऐसा हो कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ वो स्टूडेंट को समझ में आए, ठीक है। अब उसको मैं कितना भी अच्छा से पढ़ा लूँ, उसको मेरा कम्युनिकेशन ही नहीं समझ में आएगा, क्लियर ही नहीं होगा कॉन्सेप्ट, तो फिर प्रॉपर कंटेंट डिलीवरी भी उसके पास नहीं जाएगा, है ना। लेकिन बोला कि टीचिंग के लिए जरूरी क्या है कि तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा तभी जाके लर्नर को क्लियर होगा, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, और प्रॉपर कंटेंट डिलीवरी होगा, ठीक है। समझ में आ गया। याद रखना, सब्जेक्ट में नॉलेज होना चाहिए, लर्नर का नॉलेज होना चाहिए, अप्रोप्रिएट मेथड यूज करो पढ़ाओ, तो कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। जब एज ए टीचर अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरे जो लर्नर है उसके अकॉर्डिंग मुझे कम्युनिकेशन आना चाहिए, है ना। जैसे मेरा बंगाली स्टूडेंट क्यों छूट जाता है, मेरा कम्युनिकेशन की वजह कर, ठीक है, कि मुझे बंगाली नहीं आता, ठीक है। मैं उन लोगों को समझाऊंगी तो नहीं समझ में आ पाएगा, एक हो गया ये बात। तो ये अगर मैं पढ़ा रही हूँ उन लोगों को, तो ये तो फिर तुम्हारा टीचिंग इफेक्टिव नहीं होगा। जब मैं जबरदस्ती, जैसे सौरभ मेरे पास पढ़ रहा था, वो क्लास भी किया था बहुत दिन, 1 मंथ किया था, तो उसको जब मैं पढ़ा रही थी तो मैं उसको समझाती थी, तो वो बोले "आप समझाती है बहुत अच्छा, बट मुझे हिंदी नहीं समझ में आ रहा और मैं बंगाली बोल नहीं पाती हूँ।" तो उस तरह से जब मैं पढ़ाऊंगी तो वो मेरा टीचिंग इनइफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना, इनइफेक्टिव हो जाएगा टीचिंग। क्यों? क्योंकि मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अभी मैं जो तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ वो मेरा इफेक्टिव हो रहा है, क्योंकि तुम लोग मेरी लैंग्वेज को समझ पा रही हो, है ना। समझ में आ गया कि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या है, कि मेरे अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, समझा। और एक बात ये भी है कि अब मैं तुम लोगों को खाली ऐसे पढ़ा दूं क्लियर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इधर कुछ भाग गई, फिर बस ऐसे ऐसे नहीं, समझाओ अपने लैंग्वेज में, समझाओ अच्छा से समझाओ, एग्जाम्पल दे के समझाओ, किसी तरह से तुम्हारे माइंड में बैठ जाना चाहिए कि टीचिंग करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल होने की जरूरत है। टीचिंग करने के लिए अप्रोप्रिएट मेथड यूज करो, देखो कैसा टॉपिक है वैसा मेथड यूज करो, ठीक है। लर्नर के नॉलेज को समझो, लर्नर क्या चाहता है, उसका नीड क्या है, वो किस चीज को प्रेफर करे, वो सीखता है। लर्नर का मतलब लर्नर सीखने आया है ना, तो तुम उसको पकड़ो कि वो किस किस रास्ता पे चल के सीखना चाहता है, उसको क्या अच्छा लग रहा है, तुम वही प्रोवाइड करो जो लर्नर चाह रहा है, ठीक है। फिर टीचर को सब्जेक्ट पे नॉलेज होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि मुझे अपने स्टूडेंटों को नेट क्लियर करवाना है, ठीक है। फिर बोल रहा है क्या कि यूज ऑफ टीचिंग एड्स, यूज ऑफ टीचिंग एड्स, जब तुम टीचिंग पढ़ाओ ना तो तुम टीचिंग एड्स को यूज करो। एड्स का मतलब क्या होता है, हेल्प, ठीक है ना।
जो तुमको पढ़ाई में हेल्प करे। तुम देखो तुम्हारा लर्नर किस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस कर रहा है, क्या विजुअल चीज को, क्या ऑडियो चीज को? कौन सा एड है जो तुम्हारे स्टूडेंट को इंगेज करेगा, तुम्हारे स्टूडेंट को इंगेज करेगा और रिटेंशन करेगा। कहने का मतलब है कि मैं कभी कभी कोई ऐसा चीज लाती हूँ जो तुम लोग को देखकर भी याद हो जाता है। कभी कभी कोई ऐसा चीज है वो देखकर भी, जैसे मैं बहुत सारा नोट्स लाती हूँ पिक्चर बना हुआ, ठीक है, पिक्चर बना हुआ, कोई बहुत सारा नोट्स रहता है जिसमें मेरा ऐसे करके ये बना हुआ रहता है, ठीक है, ऐसे भी नोट्स बना हुआ रहता है, ठीक है। तो तुम लोग को देख के ही याद हो गया कि बहुत इफेक्टिव है। जैसे कल आरती बोली कि जब आपका नोट्स बहुत इफेक्टिव लगा, बहुत अच्छा लग रहा, तो वो तुमको अच्छा लगा, यानी वो मैंने अपना क्या किया, टीचिंग एड्स यूज किया उसमें कि मेरे स्टूडेंट को वो अच्छा लग रहा, विजुअल बहुत अच्छा लग रहा, ऑडियो अच्छा लग रहा तो ऑडियो से करो, जैसे भी अच्छा लग रहा, बस तुमको तुम ऐसा टीचिंग एड्स यूज करो जो तुम्हारे स्टूडेंट में इंगेजमेंट को इनहांस करे और रिटेंशन करे, जिसे याद हो जाए, ठीक है ना। अब जैसे मैं फ्लो चार्ट क्यों बनाती हूँ कि तुम लोगों को याद हो जाए, ठीक है, तो वो भी क्या है, मैं एडी यूज कर रही हूँ ना, मैं क्या कर रही हूँ, याद करने के लिए एड्स यूज कर रही हूँ, फ्लो चार्ट, ठीक है। क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, क्लासरूम मैनेजमेंट डिसिप्लिन, ऑर्डर, मोटिवेशन आर की टू प्रोडक्टिव लर्निंग। बोला देखो भाई, क्लासरूम मैनेजमेंट को भी अच्छा से रखना है, क्लासरूम में तुमको डिसिप्लिन बना के रखना है, टीचर को ऑर्डर बना के रखना है और स्टूडेंट को मोटिवेशन भी करना है, तब जाके वहां पे जो लर्निंग होगी ना वो प्रोडक्टिव लर्निंग होगी। क्लास में डिसिप्लिन ही नहीं है, टीचर बैठा हुआ क्लास में खूब हल्ला तूफान हो रहा है, ठीक है, तो बताओ तुमको, अब मेरे क्लास में इधर मेरी तरफ से अगर डिस्टर्बेंस आ रहा है या तुम लोगों से डिस्टर्बेंस आ रहा, तो क्या तुम लोगों को समझ में आएगा? जैसे अब मैं पढ़ा रही हूँ और कोई एक स्टूडेंट मेरे क्लास में है, वो गाना सुन रहा और मैक भी ऑन है, तो मुझे आवाज है, तो मैं तो समझा नहीं पाऊंगी ना, तो टीचिंग तो इफेक्टिव होगा नहीं, लर्निंग प्रोडक्टिव होगा नहीं। या क्लास में क्या होता है, सर लोग लेक्चर देते हैं, लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है, लेक्चर दे रहे हैं, सब पीछे बात कर रहा है, तो सर खड़ा होकर बोलेंगे ऐ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, चलो चुप हो जाओ, है ना, तो फिर नहीं, तुमको डिसिप्लिन में स्टूडेंट को रखना है कि जब क्लास में आए टीचर तो तुम्हें कुछ नहीं बोलना, बिल्कुल ऑर्डर से पढ़ाना है। जैसे कि अब एक है ना कि अब होता है ना, सब रूटीन बना हुआ है कि अभी इस सर का क्लास है तो वही सर बनाएंगे, इसका क्लास है तो वही बनाएंगे, पढ़ाएंगे, जो जो ऑर्डर में है, जैसे जैसे ऑर्डर को फॉलो करो, स्टूडेंट को मोटिवेट भी करो, तब जाके तुम्हारा प्रोडक्टिव लर्निंग होगा क्लासरूम में। बोल रहा है कि इवोल्यूशन और फीडबैक, कंटिन्यूअस असेसमेंट करो एंड फीडबैक हेल्प ट्रैक द प्रोग्रेस एंड इम्प्रूव टीचिंग। सुनो, तुम क्या करो, देखो हम लोग अपने मैं जब 10 क्लास में पढ़ती थी ना, तो मैं कोचिंग नहीं करती थी, ट्यूशन भी नहीं करती थी, मैं मैथ का टीचिंग करती थी एक सर के यहाँ। तो सर बोलते थे फ्राइडे फ्राइडे सर टेस्ट लेते थे, तो सर बोलते थे पता है क्या, कि मैं टेस्ट लूंगा, जिसका सबसे ज्यादा नंबर आएगा ना उसको डायरी मिल्क मिलेगा, ठीक है। तो अब बस इतना सुनना है कि मुंह में लालची आ जाता है कि अब तो डायरी मिल्क मिलेगा, तो खूब मेहनत करते कि बस हम लोगों को ही नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो सच में कभी मेरा आता, कभी किसी का ऐसे करके आता था, तो डेयरी मिल्क मिलता। तो, तो ये यहाँ पे बोला कि तुम ना कंटिन्यूअस असेसमेंट करो। कंटिन्यूअस असेसमेंट का मतलब कि वीकली टेस्ट लो। मैं यहाँ तो एक बता दी कि लालची पना लगा दी, लेकिन यहाँ पे नहीं बोले कि तुम लालची, तो हम लोग तो इतने लेवल पे है नहीं कि लालची बना, बोलो कि तुम किसी को भी पढ़े, जैसे मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं तुम लोगों का असेस करूँ। कैसे करूँ? टेस्ट लेकर चेक करो, है ना, और ये कंटिन्यूअस असेसमेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी ले रही हूँ फिर कभी ना लूँ। अभी मैं हाल ही ली, कौन आया था सिर्फ क्लास में, सिर्फ 2 ही स्टूडेंट आया था, सिर्फ आरती थी और सुषमा थी, कोई नहीं आया था। टेस्ट सबको देना पड़ेगा, टेस्ट नहीं दोगी तो बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है, टेस्ट देना पड़ेगा। देखो टेस्ट देंगे तुम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा ना, तुम लोग तो बच्ची है नहीं कि मैं बोलूंगी कि डेयरी मिल्क दूंगी, बोलो तुम लोग तो 10 डेयरी मिल्क ले लोगी। मेरा यही कहने का मतलब टेस्ट देना पड़ेगा। और यहाँ बोल भी रहा, देखो कि टीचिंग कब अच्छा होगा, जब टीचर इवोल्यूशन करे। बोलते हैं बहुत अच्छा। नहीं मैं ठीक ही बोल रही ना, तुम अच्छा नहीं ना जो मैं बोलूँ कि चॉकलेट देंगे, उस दिन सिर्फ क्लास में 2 ही आदमी आया था, इसलिए बोल रही हूँ टेस्ट का दिन, वही बोल रही हूँ कि टीचिंग कब इफेक्टिव होगा, जब मैं इवोल्यूशन करूंगी और फीडबैक देंगी, ठीक है ना। लेकिन कब, जब मेरे स्टूडेंट लोग आएंगे तब तो मैं असेसमेंट करूंगी ना, तो कंटिन्यूअस असेसमेंट करो, लगातार कंटिन्यूअस टेस्ट लो। अभी जैसे मेरा टीचिंग कंप्लीट होगा तो मैं मंडे को मेरा क्या क्या क्लास रहेगा, टीचिंग का एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, टेस्ट लूंगी मैं,
ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन का टेस्ट नहीं, टेस्ट में सारा स्टूडेंट प्रेजेंट होना चाहिए। अब सुनो मेरे बात, तुम लोगों को मैं थोड़ा इजी करने के लिए क्या करूंगी, टॉपिक बता दूंगी। चलो पूरा नहीं पढ़ना रहेगा तो कम से कम टॉपिक तो कर लोगी, टॉपिक का नाम बता दूंगी, ये टॉपिक पढ़ के आना, ठीक है। ये टॉपिक से मैं क्वेश्चन लूंगी, तो इतना तो तुम लोग को इजी कर दी। ये स्टार्टिंग इसलिए मैं इजी कर रही हूँ, ठीक है ना। कंटिन्यूअस करो, और जब हो जाए ना तो फीडबैक दो। तो जैसे मैं तुम लोग को फीडबैक में मुंह में से बोल दूंगी, हाँ हम लोग को फीडबैक में चॉकलेट मिलता था 10 क्लास में, तो मैं तुम लोग को फीडबैक दे क्या आकर बोलेंगी कि बहुत अच्छा की है ना। तो फीडबैक देने से क्या होता है, स्टूडेंट में एक प्रोग्रेस आएगा, कि मतलब एक टीचर बोलता है ना, हाँ बहुत वेल डन, बहुत अच्छा की, बहुत ये की। तो इससे क्या होगा, एक तो स्टूडेंट में भी प्रोग्रेस देखने को मिलेगा और इम्प्रूव भी होगा टीचिंग में, ठीक है। मेरा भी टीचिंग में इम्प्रूवमेंट होगा कि मैं जो पढ़ा रही हूँ तुम लोग सीख रही हो, है ना। इफेक्टिव टीचिंग होगा। टीचिंग जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें एडेप्टेबिलिटी होती है। एक गुड टीचर को चाहिए कोई अडॉप्ट करे मेथड बेस्ड ऑन द लर्नर रिस्पॉन्स। लर्नर कैसे रिस्पॉन्स करा, उसी के बेस पे तुमको टीचिंग मेथड को अडॉप्ट करना है। एंड सिचुएशनल नीड, उसका नीड देखो, वही वाला बात ऊपर वाला ही बोल रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी एडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या, मैं पढ़ा रही हूँ तुम लोगों की सारे और तरीके से, ठीक है। लेकिन अभी मुझे जो बंगाली स्टूडेंट मिले, लोग क्या बोली कि सुनिए ना, थोड़ा सा मुझे बंगाली लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मैं तो पहले मना कर दी स्मिता को भी कि नहीं मुझसे तो नहीं हो पाएगा। वो तो नहीं बोली थी, वो मुझे नहीं बोली थी, लेकिन वो बोली कि मैम लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रहा था। मेरी ठीक कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन वो लड़का मुझे बोला कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे यहाँ यहाँ हिंदी बंगाली लिखे दे दें, ठीक है। हालांकि मुझसे नहीं होगा, ट्राई करने में क्या है, ठीक है। तो मैं बोली तो मैं अपने लर्नर का नीड दूँ, क्योंकि मैं लर्नर क्या चाह रहा हूँ, वो तो क्या चाह रहा मेरा, तो वो चाहता है कि मुझे मैं लिख कर दूं, है ना। तो एज ए गुड टीचर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं अपने लर्नर के रिस्पॉन्ड के अकॉर्डिंग में टीचिंग मेथड यूज करूं, ठीक है ना। उसी की सिचुएशनल नीड के अकॉर्डिंग मैं मेथड यूज करूं। तो मैं अडॉप्ट कर रही हूँ बंगाली, अभी तो मैं पढ़ाई नहीं हूँ, मैं मुझे नहीं पता मैं कर पाऊंगी, लेकिन अभी मुझे अडॉप्ट करना पड़ेगा बंगाली लैंग्वेज। फ्लैक्सिबिलिटी है, मैं तुम लोगों को तो दूसरे मेथड से पढ़ा रही हूँ, बट उन लोगों को पढ़ाना पड़ेगा तो मुझे मेथड चेंज करना पड़ेगा थोड़ा, है ना। प्रोफेशनल एथिक्स, एक टीचर मस्ट बी एथिकल, एक टीचर को एथिकल होना चाहिए, अनबाइज्ड होना चाहिए। कमिटमेंट टू द स्टूडेंट एंड वेलफेयर, उसको कमेंट करना होगा कि मैं टीचर इसीलिए बना कि मुझे अपने स्टूडेंट का वेलफेयर करना है। तुम देखियो ये गवर्नमेंट स्कूल का टीचर जो होता है, मतलब देखो बहुत घटिया होता है, मैं बता रही हूँ क्यों, क्योंकि वो लोग तो कमिटमेंट करता है, मतलब एक हमको नहीं पता था कि टीचर लोग भी शपथ लेता है, लेकिन हमको बाद में पता चलेगा टीचर लोग भी शपथ लेता है कि हम स्टूडेंट को पढ़ाएंगे अच्छे से, उन लोगों को नॉलेज देंगे। लेकिन वो लोग जब शपथ लेता है तो वो लोग पूरा तो करता नहीं है, पढ़ाता है बिल्कुल बेकार। हालांकि जो प्राइवेट स्कूल का टीचर होता है, जो गवर्नमेंट स्कूल का टीचर होता है, गवर्नमेंट स्कूल का टीचर जो होता है वो एग्जाम क्वालिफाई करके, इंटरव्यू क्वालिफाई करके टीचर बनता है। प्राइवेट स्कूल का टीचर लोग तो क्यों इतना अच्छा पढ़ाता है, क्यों इनका पढ़ाई अच्छा होता है तो आपका पढ़ाई इतना घटिया होता है, क्यों, है ना। आपने तो लेकिन आपको क्या करना है, प्रोफेशनल एथिक्स रखना आपको। एज ए टीचर आपके अंदर क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल एथिक्स। आप एथिकल रखिए, एक टीचर के अंदर एथिक्स होना जरूरी है। अनबाइज और कमिटमेंट करो कि मैं अपने स्टूडेंट का वेलफेयर करके रहूंगा, है ना। मैं अपने स्टूडेंट को इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा ना कि उसको सब नॉलेज समझ में आ जाएगा, सब जितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा मुझसे 10 बार पूछे, नहीं समझ में आएगा मुझे मुझे 10 बार पूछ सकता है, ठीक है। ये तुमको हो गया क्या क्या जरूरत है ना टीचिंग में, टीचर के लिए क्या क्या जरूरत है, क्लियर। ऑब्जेक्टिव्स एक बार चलो चार्ट बना लेते क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम भी होगा इसमें। जो जो याद होगा बोलते जाना तुम लोग, ठीक है। पहले यहाँ पे लिख रही हूँ, बेसिक रिक्वायर रिक्वायरमेंट्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ हाँ टीचिंग, ठीक है। क्या था जैसे तैसे भी बोल सकती हो, कोई बात नहीं, बोलो। क्लियर ऑब्जेक्टिव, क्लियर ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल एक नंबर में था। नॉलेज, हाँ हाँ, दूसरा, सब्जेक्ट नॉलेज, हाँ सब्जेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज, नॉलेज, बिल्कुल सब्जेक्ट नॉलेज, सब्जेक्ट में नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज लर्नर, नॉलेज लर्नर, बिल्कुल। और बोलो। यूज ऑफ टीचिंग एड, कम्युनिकेशन स्किल, हाँ यूज टीचिंग एड्स, कम्युनिकेशन स्किल, यूज ऑफ टीचिंग एड, और बोलो। कम्युनिकेशन स्किल, क्लासरूम मैनेजमेंट, हाँ क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट,
evaluation and feedback, बिल्कुल फीडबैक, हाँ इवोल्यूशन एंड फीडबैक बहुत अच्छा। appropriate method, हाँ बिल्कुल फीडबैक का बाद एप्रोप्रिएट मेथड, flexibility, हाँ बिल्कुल सही, एप्रोप्रिएट मेथड्स, flexibility and adaptability, फ्लेक्सिबिलिटी और ये, हाँ ये हो गया। और मैं एक रुको, मैं लिख रही हूँ एक सेकंड। फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्या बोली, फ्लेक्सिबिलिटी flexibility and adaptability, और बोलो, बहुत गंदा राइटिंग। प्रोफेशनल एथिक्स, professional ethics, प्रोफेशनल एथिक हो गया। और तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ कम्युनिकेशन स्किल, अभी कम्युनिकेशन स्किल पे तो भाषण दिए है ना। और बोलो, और भी कुछ है, क्लासरूम मैनेजमेंट हो गया, हाँ ठीक है, सब हो गया, हाँ सब हो गया, ठीक है ये हो गया ना, चलो 10 तो हो गया, हाँ ठीक है 10 को तो हो गया, 10 ही था तो। अब आ जाओ, अब देखो ये टीचिंग ही आ जाए। कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है टीचिंग में, टीचर एंड लर्नर रिलेटेड फैक्टर, टीचर और लर्नर रिलेटेड फैक्टर, कौन कौन सा ऐसा तुम्हारा फैक्टर है जो टीचर और लर्नर को इफेक्ट डालता है। टीचर का नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस, वही वाला बात बोल रहा है। देखो टीचर का नॉलेज रहेगा, उसके अंदर कितना कॉम्पिटेंस है वो उसकी टीचिंग क्वालिटी में दिखेगी, है ना, इम्पैक्ट टीचिंग क्वालिटी, ठीक है। बोल रहा है कि टीचर का जो नॉलेज है ना, कॉम्पिटेंस है ना, वो कहाँ देखने को मिलेगा, इसे चार्ज लगाना। टीचर का जो नॉलेज है या कॉम्पिटेंस है वो उसकी टीचिंग की क्वालिटी में दिखेगा। एक बात सुनो, जैसे मैं अगर मुझे नॉलेज ही नहीं होता तो मैं तुम लोगों को ऐसे नहीं पढ़ा पाती, इतना फ्रैंकली बिल्कुल भी नहीं पढ़ा पाती अगर नॉलेज नहीं होता तो। हाँ तुम ऐसे कोई न्यू अननोन पर्सन के पास चले जाओ पढ़ने के लिए, कभी पढ़ाया नहीं, और मुझे और उसके में कंपैरिजन करो, क्योंकि मैं पढ़ा रही तो मुझे एक्सपीरियंस भी हो रहा है, ठीक है ना। और जो अननोन पर्सन है वो अभी अभी पढ़ाने स्टार्ट किया, तो मेरी टीचिंग और उसकी टीचिंग में बहुत ही डिफरेंस मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो अभी भी पढ़ाना स्टार्ट किया तो उसको तो नॉलेज नहीं मिलेगा टीचर अपने ये में, टीचर में, टीचिंग में। बट मुझे होगा क्योंकि मैं पढ़ा, एक्सपीरियंस भी है और मेरे सब उसको भी है, वो भी पढ़ा हुआ है, ऐसा बात नहीं बोले कि नहीं पढ़ा हुआ, जो भी हुआ, लेकिन उसको अभी एक्सपीरियंस नहीं है ना, उतना नॉलेज नहीं है। लेकिन मुझे अपने नॉलेज है, मुझे पढ़ाते पढ़ाते भी नॉलेज हो गया, मेरे अंदर कॉम्पिटेंसी भी है, वो मेरी क्वालिटी दिखेगी टीचिंग में। मुझे कोई भी बोलेगा तो मैं कोई भी टॉपिक को कहीं से भी फ्लो चार्ट बना सकती हूँ, कुछ भी बना सकती हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे पास नॉलेज है, तो मेरी क्वालिटी भी दिखेगी। जो भी टॉपिक उठाई बैठ के बना दी, ठीक है। तो यानी मेरे मुझे अपने सब्जेक्ट पे मास्टरी है ना, मुझे अपने सब्जेक्ट पे क्या है, मास्टरी है। तो जब मैं किसी को पढ़ाऊंगी, मैं मान लूँ गई कहीं पे, तो मुझे कोई बोलेगा कि चलो भाई आप है ना, ये क्या नाम है, ये बना कर दिखाओ, लुक एक्स पॉलिसी पे कोई फ्लो चार्ट बनाओ या एक्ट पॉलिसी पे बनाओ, तो मैं खूब अच्छे से बना दूंगी, है ना, ऐसे करके कि एक्ट पॉलिसी कब आया था, ठीक है, ऐसे करके बनाऊंगी जब उसके सामने कि एक्ट पॉलिसी कब आया था, 2014 में अनाउंसमेंट हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो म्यांमार में हुआ था, और कौन गया था, तो नरेंद्र मोदी किए थे, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, अपडेट है, इसका अपडेट है भाई, तो लुक एक्ट का, लुक एक्ट का अपडेट है, ठीक है, तो ऐसे बना दी मैं, तो वो देख के समझ जाएगा कि हाँ इसका पढ़ाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है, देखो ये फट से फ्लो चार्ट बना दी, ठीक है। या मेरे सामने ही कोई आएगा और मैं कोई चीज पूछ लिया, मुझे बताया, तो मैं क्या बोलूंगी, नहीं नहीं नहीं, देख नॉलेज है, तब तो वो फट सा नहीं बता दिया। जनरली सब आदमी बोलता है तो बोलो वो आपकी क्वालिटी में दिखेगी। टीचर का एटीट्यूड्स, मोटिवेशन, इन्फ्लुएंस स्टूडेंट एंगेजमेंट। टीचर का एटीट्यूड्स क्या है, तुमसे तुमसे कोई टीचर बहुत ही एटीट्यूड्स में बात कर रहा है ना,
टीचर को अपने स्टूडेंट के साथ बहुत ही अच्छे से बात करना चाहिए, उसको मोटिवेशन करते रहना चाहिए और बहुत ही घमंड नहीं दिखाएगा। तुम लोग मुझसे कोई बात पूछो, अब मैं एटीट्यूड में रिप्लाई करूंगी तो तुमको तुमको वो टॉपिक अच्छा भी लगेगा ना, तो फिर भी तुम वो नहीं पढ़ने मांगोगी। भाई तो कितनी एटीट्यूड वाली मैं ये है, मुझे से क्लास करना नहीं है ना, भाग जाओगी तुम। कॉलेज में तुम देखना, अगर बहुत ज्यादा कोई एटीट्यूड वाला टीचर रहता तो हम पूछने से हम लोग डरते हैं, नहीं बाबा पता नहीं झाड़ देगा ये क्या है ना। नहीं, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा मोटिवेशन स्टूडेंट को इंगेज करेगा लर्निंग में। तुम अपने स्टूडेंट के साथ एटीट्यूड अच्छा रखो भाई, अच्छे से समझाओ, अच्छे से बात करो, ठीक है, मोटिवेट करो बीच बीच में, ठीक है ना। ये फैक्टर है, ये तुम्हारे टीचिंग, ये तुम्हारे स्टूडेंट को क्या करेगा, इंगेज करेगा लर्निंग में, ठीक है ना। कम्युनिकेशन स्किल तो मैं ऊपर भी पढ़ाई हूँ। लर्नर का मोटिवेशन और इंटरेस्ट, लर्नर का मोटिवेशन इंटरेस्ट जो है ना वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, लर्निंग को इफेक्टिवनेस बना देगा। लर्नर का मोटिवेशन इंटरेस्ट, अब एक लर्नर को पढ़ाई में दिल ही नहीं लग रहा है ना, तो उसके लिए कितने अच्छे से भी पढ़ा दो उसका इफेक्टिवनेस नहीं लगेगा। लेकिन लर्नर के अंदर मोटिवेशन है, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, तब जो ये टीचिंग, तब ये जो लर्निंग वो सीख रहा है ना वो इफेक्टिवनेस हो जाएगा, तब उसको हर चीज समझ में आएगा। इंडिविजुअल डिफरेंस होता है लर्नर में, तुमको पहचानना पड़ेगा कौन लर्नर क्या चीज है, इसे तुमको पहचानना पड़ेगा ना। इंडिविजुअल डिफरेंस है, कोई बहुत ही तेज होता है लर्नर, कोई किसी लर्नर को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, ठीक है। मैं तुम लोग से पूछती हूँ ना इंडिविजुअल करके कि आरसी, सुषमा, लक्ष्मी, अंजलि, या कभी अंजलि का नाम ले ली, कभी आरसी का नाम ले ली, कभी सुषमा, कभी लक्ष्मी, ऐसे के नाम लेती हूँ, तुम लोग बताओ, तुम नहीं बोली, तुम नहीं बोली, क्योंकि मुझे हर एक लर्नर का इंटेलिजेंट लेवल देखना हो सके उसको नहीं समझ में आया होगा, हो सके उसको नहीं समझ में आया होगा, है ना। तुमको ये भी समझना होगा कि तुम्हारे लर्नर में हो सके कोई का हेल्थ प्रॉब्लम हो, प्रायर नॉलेज चेक करो, हो सके कोई नॉलेज, कोई लर्नर ऐसा है जिसको प्रायर नॉलेज है उस सब्जेक्ट के बारे में, तो उसको तुमको कोई चीज पढ़ाओगे तो फौरन समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तुमको समझना पड़ेगा इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है ना। ये मैटर करता है तुम्हारी लर्निंग के आउटकम्स में, ये हटा दो। बोल रहे कि अच्छा एक चीज देखो यहाँ से, फैक्टर कौन कौन चीज है, पहला तो हो गया, पहला फैक्टर का नाम देखो क्या है, टीचर एंड लर्नर रिलेटेड फैक्टर। बोला टीचिंग का पहला फैक्टर क्या है, टीचर एंड लर्नर रिलेशन, टीचर एंड लर्नर रिलेटेड, टीचर और लर्नर का जो रिलेटेड फैक्टर जो है वो ये है, सब्जेक्ट नॉलेज, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल, लर्नर का मोटिवेशन इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ये टीचर और लर्नर का फैक्टर हो गया एक फैक्टर टीचिंग का। दूसरा टीचिंग का फैक्टर का नाम है सपोर्ट मटेरियल। सपोर्ट मटेरियल का मतलब है कि तुम पहले देखो तुम्हारे लर्नर को किस चीज से याद, क्या चार्ट बनाया तो याद हो रहा, चार्ट बनाऊंगी तो याद हो जाएगा। अगर चार्ट से याद हो जाए तो मैं चार्ट बना दी हूँ, जैसे आज मैं जैसे मैं डे में जब भी पढ़ाऊंगी तो आफरीन को मैं चार्ट बनाती हूँ, क्योंकि उसको चार्ट से याद होता है। वो फिर बोलेगी कि मैम नहीं समझ में आया, फिर से एक बार चार्ट बना दीजिए, तो मैं फिर बनाती हूँ चार्ट। सपोर्ट मटेरियल, लर्निंग के लिए मैं सपोर्ट मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ चार्ट बना के। या मॉडल, कोई मॉडल, ऑडियो विजुअल एड्स, डिजिटल टूल, कोई भी टूल यूज करो, सपोर्ट होना चाहिए तुम्हारे लर्नर को। इससे क्या होता है, तुम्हारा पर्पस क्या है कि मेरा जो टीचिंग है ना वो इजी और इंटरेस्टिंग लगे स्टूडेंट को। मैं फ्लो चार्ट क्यों बनाती हूँ, कि तुम लोगों के लिए इजी हो जाए, तुम लोगों को फौरन याद हो जाए, है ना। वो तुम लोगों को रेलिवेंट और क्लियर और तुम लोग एक इंगेज भी हो जाओ। अब जैसे मैं पूछ रही हूँ ना, तुम देख रही हो यहाँ पे मैं फ्लो चार्ट बनाई तो क्या करी, तुम लोग से पूछ रही हूँ, तो अब तुम लोग इंगेज रहोगी ना, कि फिर हो सके पूछे, है ना। तो मैं माइंड में रखूंगा ये बात, क्लियर होना चाहिए। अच्छा ये देखो, ये सब याद नहीं करना, रेड वाला ही याद करना है, ठीक है, सिर्फ रेड वाला ही रखना है। बोले टीचिंग एड्स में क्या क्या हो जाता है, बोले विजुअल एड्स, जैसे तुम चार्ट बना दो, पिक्चर दिखा दो, ग्राफ दिखा दो, मैप दिखा दो, डायग्राम दिखा दो। तुम देखी होगी जब मैं बहुत सारा जैसे मैं मीरो पढ़ाई हूँ तो मीरो का मैं पिक्चर लेकर आई हूँ, ठीक ना। पैडलेट कल पढ़ाई थी तो पैडलेट का भी पिक्चर था, देखी थी ना। तो उससे क्या हो रहा है, तुमको एक एड मिल रहा है, ऑडियो एड, रिकॉर्डिंग लेक्चर दिखा दो, टैप कर दो, रेडियो दिखा दो, ऑडियो विजुअल एड, फिल्म दिखा दो, वीडियो दिखा दो, सैड दिखा दो। जैसे तो इंग्लिश का जो स्टूडेंट लोग रहता है ना, तो इंग्लिश का स्टोरी जो, इंग्लिश बुक ज्यादातर तुम्हारा वेस्टर्न थिंकर लोग ही लिखा है, तुम देखी होगी। तो ज्यादातर तुम देखोगी इंग्लिश स्टूडेंट लोग ना यूट्यूब पे मूवी देखती है, इंग्लिश मूवी। हाँ, जैसे मेरे वहां एक दिन मूवी देखी तो हम लोग इंग्लिश मूवी निकाल के देखी, तो बोले, अरे बाबा नहीं, हम मूवी नहीं देख रहे हैं, हम लोगों का जो ड्रामा है ना वही निकाल के देख रहे हैं। तो वो क्यों देख रही थी, उसको उससे ज्यादा समझ में आएगा, है ना। वीडियो स्लाइड्स, प्रिंट मटेरियल दे दो, बुक्स दे दो, हैंड और दे दो, वर्कशीट दे दो, जैसे ये जो मैं बना के लाई हूँ। डिजिटल रिसोर्स दे दो, ऑनलाइन कंटेंट दे दो, प्रेजेंटेशन दे दो, ऐप बता दो, कुछ कुछ भी दे दो भाई, बस स्टूडेंट को हेल्प होना चाहिए, ठीक ना। एड्स का मतलब हेल्प। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी, देखो एक क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, देखो पहला तुम्हारा था टीचिंग, जो टीचिंग को इफेक्ट करेगी,
टीचर एंड लर्नर रिलेटेड फैक्टर, मतलब टीचर और लर्नर से रिलेटेड फैक्टर जो है वो टीचिंग में हेल्प करेगी। दूसरा क्या बोला, सपोर्ट मटेरियल। सपोर्ट मटेरियल में क्या क्या आया कि चार्ट बना दो, है ना, ये भी तुम्हारे लर्निंग का फैक्टर है, ये टीचिंग का फैक्टर है। फिर आ गया इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी क्या, क्लासरूम भी अच्छा होना चाहिए, क्लासरूम भी अच्छा होना चाहिए, क्लासरूम अच्छा होगा तभी तो तुम, क्लासरूम इन्वायरमेंट क्या है, ये सब खाली माइंड में रखना, याद रेड वाला ही याद करना है, ठीक है। बाकी ये सब क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग आराम से कर लोगी। क्लासरूम इन्वायरमेंट में प्रॉपर लाइट होना चाहिए, लाइट ही नहीं रहेगा चाहो तो फिर रूम बंद है, बैठने का जगह ही ना हो, सिटिंग ही ना हो, वेंटिलेशन गैस नहीं निकला हो, रूम पूरा गरम गरम है, तो कहाँ से पढ़ाई में ध्यान लगेगा, नहीं लगेगा। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी का मतलब क्लासरूम में ये सब होना चाहिए, प्रॉपर लाइट होना चाहिए, बैठने की जगह होनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए भाई, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट हैंड ऑन लर्निंग करने के लिए, लेबोरेटरीज होना चाहिए। साइंस का स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहता है तो वो लोग जाके लैब में करेगा। लाइब्रेरी होनी चाहिए, हम लोग को कोई बुक चाहिए, जर्नल चाहिए, मटेरियल चाहिए, लाइब्रेरी से जाके ले लो। ऑडियो विजुअल रूम होना चाहिए, प्रोजेक्टर। ऑडियो विजुअल रूम कैसा होता है, जैसे कि हम लोगों के टाइम में काजी नजूर में एडुकेशन डिपार्टमेंट में था प्रोजेक्टर, उन लोग शायद यूज करते थे, सर लोग पढ़ाते थे ना तो प्रोजेक्टर यूज करते, हम लोग को भी यूज करते थे, हम लोग को अस्सी सर पढ़ाते थे तो प्रोजेक्टर पढ़ाते, जब साउथ ईस्ट एशिया का पढ़ाते थे ना तुम्हारा सार के बारे में या फिर साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, तो वो हमेशा प्रोजेक्टर से ही पढ़ाते थे, कैसे हम लोग वहाँ के देखे, वहाँ के लोग कैसे, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का एथनिक क्या है, तो वो सब। और एडुकेशन डिपार्टमेंट तो उन लोगों का एक टॉपिक था कि प्रोजेक्टर से ही पढ़ाना है, तो यूज ऑफ प्रोजेक्टर यूज रहो करो, वीडियो यूज करो, मल्टीमीडिया यूज करो, ये सब। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का मतलब है कि स्मार्ट बोर्ड यूज करो, व्हाइट बोर्ड होता है ना जिसमें सब चीज दिया हुआ रहता है, वो यूज करो, कंप्यूटर्स यूज करो, इंटरनेट यूज करो, है ना, तो ये सब यूज करोगे तो ये भी तुम्हारा क्या इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में बोल रहा है कि वाईफाई फ्री दे दो, कैसे बच्चा लोग इंटरनेट यूज करे अपना। लर्निंग इन्वायरमेंट, लर्निंग इन्वायरमेंट में क्या बोल रहा है कि इसमें इंक्लूड है कि फिजिकल एंड सोशल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन इन लर्निंग। लर्निंग तुमको सीखना है ना, तुमको सीखना है, तो तुम्हारे लर्निंग में क्या क्या इफेक्ट डालेगी, तुम्हारे फिजिकल, तुमको फिजिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सोशली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो फिजिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन, साइकोलॉजिकल कंडीशन, ये सब लर्निंग पे इन्फ्लुएंस होती है। एक बच्चा सुनना, कभी तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम हो जाएगा ना, कभी तुम कोई बात को लेकर डिस्टर्बेंस रहोगी, मैं कितना भी पढ़ाऊंगी तुम लोगों को माइंड नहीं लगेगा, बार बार वही बात सोच रही, तुम्हारा लर्निंग में इफेक्ट डाल रहा ना, डाल रहा कि नहीं। पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना के रखो, स्टूडेंट को हमेशा मोटिवेशन करो, लर्निंग आउटकम अच्छा इंप्रूव आएगा। मैं तुम लोग क्लास में बैठ के डिमोटिवेट कर रही हूँ, ठीक है, डिमोटिवेट कर दूंगी तो बताओ तुम लोगों को पढ़ाने में दिल लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाओ, मोटिवेट करो, लर्न इंप्रूव होगा लर्निंग आउटकम्स। क्लासरूम का जो एटमोस्फेयर है ना, ये ये लर्निंग पे डिपेंड करता है। पेयर ग्रुप, तुम्हारी फ्रेंड कैसा है, देखो लर्निंग का फैक्टर ये भी है, क्लासरूम का एटमोस्फेयर कैसा, एक बच्चा उसे क्लासरूम में कोई भी बात नहीं करता तो उसको बोलो पढ़ाई में दिल लगेगा। पेयर ग्रुप से हमेशा लड़ाई होते रहता है, नहीं, पेयर ग्रुप से अच्छा दोस्ती है मेरा, मुझे अच्छा लगता है स्कूल जाने में भी। टीचर का बिहेवियर अपने स्टूडेंट के साथ अच्छा होना चाहिए, अच्छा से बात ही नहीं करेगा तो टीचर पूछेगा कहाँ से कोई चीज भी, बताओ पहले। कोऑपरेटिव लर्निंग, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वही कॉलेज का बिल्डिंग ठीक होना चाहिए, उसके बाद क्लासरूम अच्छा होना चाहिए, ये सब। कोऑपरेटिव लर्निंग होना चाहिए, मतलब स्मॉल बिल्ड सोशल एंड लर्निंग स्किल। कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब क्या, कि तुम कोई प्रोजेक्ट दे दो, स्मॉल ग्रुप बना दो और उसमें लोग लर्निंग करवाओ। स्मार्ट क्लासरूम होना चाहिए, डिजिटल टूल को यूज करके पढ़ाओ, डिजिटल टूल यूज करके पढ़ाओ, बहुत हुआ ओल्ड ट्रेडिशनल, हम लोग का काजी नजूरी में जो बोर्ड यूज होता है वो तो ट्रेडिशनल बोर्ड है ना, ब्लैक बोर्ड, जबकि यहाँ पे क्या बोला कि स्मार्ट क्लासरूम यूज करो, डिजिटली बोर्ड यूज करके पढ़ाओ स्टूडेंट को। मेन ऑब्जेक्टिव है नॉलेज ट्रांसफर करना, स्किल डेवलपमेंट करना, सोशलाइज करना। लर्निंग का, टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि जो नॉलेज है उसको ट्रांसफर करना, मेरा जो नॉलेज है तुम लोगों को देना, तुम लोगों के अंदर स्किल को डेवलपमेंट करना और तुमको सोशलाइज करना। आईडी मॉडल पढ़ते कंप्लीट हो गया ये वाला, ठीक है, ये वाला कंप्लीट हो गया। देखो ये सब, ये तो मैं अच्छे से पढ़ा दी, ये तो उतना है ही नहीं, तो तुम लोग को माइंड में खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगी, ठीक है, इसलिए मैं अब आईडी मॉडल
एडी मॉडल एग्जाम में इसका फुल फॉर्म आता है ऐसे। बोल रहा है कि जो ये एडी मॉडल है ना, इसकी कुछ स्टेज है। ए से एनालाइज, डी से डिजाइन, डी से डेवलपमेंट, आई से इम्प्लीमेंटेशन और ई से इवोल्यूशन। बोला लर्नर, एडी मॉडल क्या बोलता है? डिटरमाइन लर्नर नीड, ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसोर्स। तुम पहले एनालाइज करो, लर्निंग को पढ़ाने के लिए तुम एडी मॉडल यूज कर रहे हो। सबसे पहले तुम एनालाइज करो लर्नर की क्या जरूरत, पता करो, डिटरमाइन करो, ऑब्जेक्टिव सोर्स सेट करो, रिसोर्स प्रोवाइड करो। ये सब तुमको एनालाइज करना पड़ेगा। लर्नर का नीड क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या रिसोर्सेज दूं उसको, है ना। ये एनालाइज करो, एनालाइज करना। फिर बोलो भाई डिजाइन करो। डिजाइन ही करो, मैंने एनालिसिस कर लिया कि लर्नर को क्या नीड है। जैसे पहले दिन मेरा कोई स्टूडेंट आएगा ना, उसको पहले ही दिन लेके कोई भारी सब्जेक्ट लेके बैठ जाओ तो उसको समझ में तो नहीं आएगा। उसको भारी सब्जेक्ट उसको उसके मान लो तुमको मैं हार्ड टॉपिक पढ़ा रही, सुनो बहुत लेंगी, तुमको वो कुछ दिन के बाद इजी लगेगा, मैं बता रही हूँ। क्यों क्यों लगेगा इजी, मैं बता रही हूँ। इंसान का माइंड है कि इंसान सबसे पहले हार्ड चीज को कैप्चर नहीं करता है, वो ऐसे जाता है इंसान। तो ह्यूमन माइंड भी ऐसी है, जब तुम्हारे पास कोई लर्नर आए ना पढ़ने, तो पहले तुम इसको इजी, माइंड पहले इजी चीज को ले लेगा डायरेक्ट, ठीक ना। फिर माइंड मान जाएगा कि चलो थोड़ा हार्ड ले लेते हैं, ठीक है ना। फिर बोलेगा चलो थोड़ा और हार्ड ले लेते हैं, फिर बोलेगा थोड़ा और हार्ड करते हैं। जो हार्ड टॉपिक है ना उसको लास्ट में रखो पढ़ाने के लिए, बहुत बच्चा मिल रहा काम नहीं, ठीक है, हार्ड पढ़ाओ, ठीक है। तो पहले तुम समझो तुम्हारा लर्नर का माइंड क्या है, कुछ नहीं जान रहा है ना, यूजीसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो मैं पहले इसको इजी टॉपिक, बिल्कुल इजी टॉपिक, फिर थोड़ा जो उससे हार्ड है ना फिर मैं उसको पढ़ाऊंगी थोड़ा हार्ड, फिर उसके बाद थोड़ा हार्ड, फिर करते करते जो हार्ड वाला टॉपिक है वो फौरन सीख लेगा। लेकिन डायरेक्ट डायरेक्ट हार्ड टॉपिक लेके चलाऊंगी, भाग जाएगा पहले दिन ही मेरे क्लास, पहले दिन डीआई लेके बैठ जा रही हूँ, भाग जाएगा, अरे बाप रे बाप, मैं तो नीट का कभी प्रिपरेशन ही नहीं करूँ। नहीं, लर्नर के नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाओ, ठीक है। फिर लर्नर पहले क्या कैप्चर करना चाहता है, उसका माइंड किस चीज को समझने के लिए प्रिपेयर है, जिस चीज को समझने के लिए प्रिपेयर पहले वो पढ़ाओ, फिर माइंड मान जाएगा। माइंड जिद्दी नहीं है, माइंड समझ जाएगा कि पहले हम थोड़ा सा ले लेते हैं। तुम लोग के साथ ऐसा हुआ होगा कि पहले तुम लोग क्या करती हो, किसी भी चीज को समझती हो, ठीक है ना, इजीली समझ लोगी, ठीक है, जो इजी चीज है। फिर उसके बाद थोड़ा हार्ड आएगा तो फिर उसको भी समझ लोगी, फिर दम हार्ड आएगा समझ लेगी, लेकिन डायरेक्ट हार्ड चीज लाऊंगी ना, नहीं समझ में आएगा। क्या होता है, क्योंकि माइंड फिर आदी हो जाता है चीजों को समझने के लिए, तब उसको हार्ड टॉपिक भी दोगी तो तुमको समझ में आ जाएगा। तो पहले लर्नर के नीड को समझो, ऑब्जेक्टिव बनाओ, रिसोर्स, ठीक है, फिर डिजाइन करो, आउटलाइन, इंस्ट्रक्शनल, स्ट्रेटेजी, कंटेंट। बाबू अभी भी रो रहा है क्या, डॉक्टर कन गई क्या, बाबू रो रहे क्या? नहीं नहीं पूछ रहे तबीयत कैसा उसका, जाएगी डॉक्टर के यहाँ, बारिश भी कुछ नहीं हो रहा डॉक्टर। तो बोला डिजाइन, देखो डिजाइन, डिजाइन का मतलब क्या, फर्नीचर का दिन जाओ तो तब बच्चा कैसे रहेगा, देख बोलो दिव्यंदु का ही दवा खिला के देख, देखो डिजाइन बोले क्या, आउटलाइन करो, स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी कौन सा स्ट्रैटेजी से मुझे पढ़ाना है वो पहले आउटलाइन करो। मैं तो पहले देखो, मैं तो डायरेक्ट तुम लोगों को पढ़ाने नहीं आ जाती, मैं पहले स्ट्रैटेजी सेट करती हूँ कैसे पढ़ाऊंगी आज, है ना। जैसे पहले मैं तुम लोगों को आती थी पढ़ाने के लिए, तो मैं ही बताती थी कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, तो फिर मेरे माइंड में ये आया कि नहीं, पहले तुम लोगों को बता दूंगी कि ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक पढ़ना है ना, ये भी तो मेरी एक स्ट्रैटेजी है। कंटेंट, असेसमेंट मेथड्स, ये सब स्ट्रैटेजी सेट करो। तो मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रैटेजी बनाया कि कैसे से पढ़ाना है, कंटेंट देना है, उसके बाद मैं थोड़ा एमसीक्यू क्वेश्चन भी लेकर करवा दूंगी। आज मैं एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं लाई हूँ बिकॉज कि आज बहुत बहुत टॉपिक करवाना है इस वजह, ठीक है, मतलब बहुत टॉपिक है, जो भी है इसको ही अच्छे से करा देंगे, कल मैं बोली हूँ ना कराएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, कल कराएंगे, ठीक है? तो ये बात याद रखो, कि डिजाइन करना है, क्या डिजाइन करना है, कि क्या स्ट्रैटेजी यूज करो, कंटेंट कौन सा
असेसमेंट मेथड यूज करो, है ना। ये सब डिजाइन करो अपने माइंड में। पहले एनालिसिस करो, फिर डिजाइन करो, फिर डिप्लॉयमेंट करो, फिर क्रिएट करो वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो तुमने सोचा है। सबसे पहले तुमने लर्नर के नीड को समझा, ऑब्जेक्टिव से समझा, रिसोर्स को समझा। फिर तुमने स्ट्रैटेजी बोला कि मैं स्ट्रैटेजी जो यूज करूंगा कंटेंट ले जाऊंगा, एमसीक्यू क्वेश्चन करूंगा। अब तुम उसको करके दिखाओगी, है ना। वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को तुम अब यूज करोगी, ठीक है, कर रही। अब तुम इम्प्लीमेंटेशन करो, डिलीवर करो उसके माइंड में, ट्रेनिंग दो, भरो उसके माइंड में जो तुम लाई हो। वो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। ये जो मैं एडी मॉडल लाई हूँ ना, तुम लोगों को समझाऊंगी, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। एनालाइज, डिजाइन, डिप्लॉयमेंट, इम्प्लीमेंटेशन। पहले एनालाइज करो, फिर एनालाइज करो, डिजाइन बनाओ, डिप्लॉयमेंट करो। अब जो तुम जो बना के लाई ना, अब उसको बनाओ, डिप्लॉयमेंट करो, क्रिएट कर दिया तुमने। अब उसको तुम ना इम्प्लीमेंटेशन करो, मतलब उसके माइंड में डालो, टीचर को, ये स्टूडेंट को डिलीवर करो। अब समझाओ, ट्रेनिंग दो, समझाओ कि भाई अब तुमको ये करना है, तुमको एडी मॉडल का फुल फॉर्म याद करना है। एनालिसिस, डिजाइन, डिप्लॉयमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद इवोल्यूशन, assess instructional effectiveness and revise and needed। इवोल्यूशन करो ना, इवोल्यूशन करोगी तो क्या होगा, तुम्हारा इफेक्टिवनेस आएगा, रिवाइज हो जाएगा उनका नीडेड को। तो अब मैं तुम लोगों को जब टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगी, मैं लास्ट में क्या करूंगी, तुम लोगों का एमसीक्यू भी लूंगी। एमसीक्यू लूंगी तो क्या हो जाएगा, तुम लोग का इवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। एक बार मुझे बताओ, मुझे बताना, रुक एडी मॉडल का फुल फॉर्म क्या है? Analyze, बोलो। analyze, design, development, implementation, evaluation, हाँ, लास्ट में हो गया इवोल्यूशन। अब आएगा फुल फॉर्म तो आराम से हो जाए। बाकी कल से क्वेश्चन चलेगा तुम लोग। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, सी, ये भी एग्जाम में आता है। सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अच्छे सुषमा, ये तुम लोग बीएड में पढ़ी हो क्या, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, है ना। बीएड में पढ़ाया जाता है ये सब। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एक लेटेस्ट ग्रेडिंग सिस्टम है, इंट्रोड्यूस किया गया है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के, इग्नोर ने इंट्रोड्यूस किया इसको। एक सेकंड रुको, तो मैं एक चीज देखना चाहूँ। मैं देखना चाह रही हूँ ये आरती का वो पढ़ा हुआ है, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग करने का है, ये पढ़ा हुआ है, यही वाला पीडीएफ इसमें कुछ चेंज करने का है ही नहीं है, सारा दिए थे हम इस वजह से। और कोई मतलब वो अपडेट भी नहीं कर सकती हो, तो इस वजह से वही है। तो कोई चलो रिवाइज हो जाएगा और क्या। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, सीबीएसई पैटर्न। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को इग्नोर ने इंट्रोड्यूस किया था, किस लिए? टू प्रमोट हॉलिस्टिक लर्निंग, हॉलिस्टिक लर्निंग के लिए प्रमोट किया था। प्रोवाइड स्टूडेंट विद द मोर फ्लेक्सिबल पर्सनलाइज लर्निंग, क्यों प्रोवाइड किया था? ताकि लर्निंग जो है, स्टूडेंट का जो लर्निंग है ना, वो उसको फ्लेक्सिबल लर्निंग हो जाए और पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस भी हो। मैं बताऊंगी क्यों पर्सनलाइज लर्निंग बोल रहा और क्यों फ्लेक्सिबल और क्यों होलिस्टिक डेवलपमेंट बोला, सब बताऊंगी। सीबीएसई जो है ये एक स्टूडेंट सेंटर ग्रेडिंग सिस्टम है, देख लो स्टूडेंट सेंट्रिक है। दैट इज बेस्ड ऑन द क्रेडिट सिस्टम, और ये किस पे बेस्ड है? क्रेडिट सिस्टम पे बेस्ड है, which is a widely used, recognized and accepted by the university education institution around the world। बोला कि अच्छा ये दुनिया में कैसे होगा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो इंडिया में होना चाहिए, लेकिन इसका मोस्ट ये बुक में राउंड द वर्ल्ड ही लिखा हुआ था, ठीक है। तो बोला कि इसको सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट किया, ठीक है, सभी कॉलेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सभी ने एक्सेप्ट किया सीबीएसई पैटर्न को, ठीक है ना। तो अभी हमको यहाँ पे जो हम लोग वर्ड पढ़े ना कि ये क्रेडिट देता है या फिर ये तुम्हारा स्टूडेंट सेंट्रिक है, ये पर्सनलाइज लर्निंग है ना, फ्लेक्सिबल है, ये सब का रीजन है, कि मैं नहीं बोल रही, ये सब का रीजन है।
The choice-based credit system CBSE was introduced by the UGC to fulfill aim of the इग्नो ने भी किया था, ठीक है ना, यहाँ पे देखो इग्नो ने भी किया था, ये लेटेस्ट वाला। इसीलिए हाँ, थोड़ा कंफ्यूज होता है द ग्रेडिंग सिस्टम, यहाँ देखो ना, दोनों का आता है। नहीं देखो ना, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सीबीएसई हाँ। लेटेस्ट ग्रेडिंग सिस्टम इग्नो ने इंट्रोड्यूस किया है, ये बात बोल रहा। सीबीएसई को किसने, देखो यहाँ क्या बोल रहा, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय द यूजीसी फुलफिल, यूजीसी ने इंट्रोड्यूस किया था फुलफिल करने के लिए। देखो यूजीसी ने इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया, यूजीसी ने इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो एम है ना उसको फुलफिल किया जा सके। इग्नो ने इंट्रोड्यूस किया क्या बोल के कि ग्रेडिंग सिस्टम दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो एम है, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो एम को फुलफिल करना है उसलिए इंट्रोड्यूस किया गया। सीबीएसई को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया यूजीसी के थ्रू कि न्यू एजुकेशन की जो पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो एम है उसको फुलफिल किया जा सके, ठीक है, उसको फुलफिल किया जा सके। समझ में आ गया ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो एम है उसको फुलफिल किया जा सके, इसलिए यूजीसी ने सीबीएसई पैटर्न को इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पे जो मास्टरसॉफ्ट हैज ए डिजाइन सीबीएसई सॉफ्टवेयर, मास्टर था कि माइक्रोसॉफ्ट था, इसको मैं अर्थ क्या था यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट था, मास्टरसॉफ्ट ही था मेरे में भी। मास्टरसॉफ्ट है तो मास्टरी सॉफ्ट होगा। हाँ। सॉफ्टवेयर कौन डिजाइन किया, तो मास्टरसॉफ्ट, मुझे तो पता लग रहा, मुझे एक बार फिर से बुक में देखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ऐसे मास्टरसॉफ्ट ही याद करो, जब मैं बनाई होंगी तो मे भी, मैं तो ऐसे चेक बहुत करती हूँ, बहुत 10 बार, वैसे तो मैं पूरा पढ़ लेती हूँ, पूरा नॉलेज ले लेती हूँ, उसके बाद ही बनाती हूँ, ऐसा कोई मास्टरसॉफ्ट ही होगा। मास्टरसॉफ्ट तो पढ़ी हो ना, ठीक है, नहीं मुझे थोड़ा पता जाता लगा ना, इसलिए मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा। मास्टरसॉफ्ट ने डिजाइन किया था सीबीएसई सॉफ्टवेयर को, बस। एनसीईआरटी बुक में तो ऐसे सब सही लिखा हुआ था, एनसीईआरटी बुक तो यूपीएससी का बुक रहता है ना, यूपीएससी सिलेबस में, तो तुम देखती हो तुम्हारा इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी एनसीईआरटी बुक चलता है, सारा इंग्लिश मीडियम स्कूल में एनसीईआरटी चलता है, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत अच्छा है एक, और यूपीएससी स्टैंडर्ड है, वहां पे तुमको हर स्टैंडर्ड नॉलेज मिलेगा, गलत नहीं मिलता। मैं कब मतलब जब मैं नेट का प्रिपरेशन की तो एनसीईआरटी बुक को फॉलो की, अपना सिलेबस वाला बुक को भी फॉलो की, बहुत कम, रेयर, ज्यादा मैं एनसीईआरटी बुक को फॉलो की थी, क्योंकि मैं यूपीएससी का बुक ली थी तो वो सब बुक मेरे पास था, तो एनसीईआरटी बुक में तो ज्यादा एडवांस नॉलेज मिलेगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो यूपीएससी के लिए होता है ना, एनसीईआरटी यूपीएससी बुक। हम ये बोला ना, कॉलेज में देखे थे एनसीईआरटी यूनिवर्सिटी का, इसमें एक बुक था तुम्हारा ये काजी नजूर में, तो वो बुक ना एनसीईआरटी का बुक था, और वो पॉलिटिकल साइंस का, इंडियन पॉलिटी का बुक था, और वो यूपीएससी का बुक था, इतना अच्छा बुक था ना, मुझको लग रहा था हमको वापस नहीं करें वो बुक को, हम घर में लेकर आके रखे हुए। तो एक दिन मुझे मैम बोली, ज़िबा तुम बुक सबमिट नहीं की अभी तक, तुम ले गई थी, तो हमने जी मैम दे देंगे, करते 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 जब मैं पूरा एयर रखी, मतलब मैं जब से वो बुक मुझे मिला ना, जब तक सेमेस्टर खत्म नहीं हुआ, बार बार जाके रिन्यू करा ले रही, कभी रिन्यू करवा ले रही कि सर एक बार फिर रख के फिर जाके थोड़ी देर बाद फिर ले रही। तो जब तक मैं यूनिवर्सिटी में थी बोले एनसीईआरटी बुक में पढ़ती थी, और उसका दाम बहुत था, 2000 रुपये उस बुक का दाम था, इतना मोटा बुक था, बहुत अच्छा था, लेकिन एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छा था, इजी लैंग्वेज। वो बुक मुझे क्यों पसंद आया था, क्योंकि लैंग्वेज ऐसा लग रहा था कि मेरे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जैसे मेरा लैंग्वेज क्या उर्दू, तो ऐसा लग रहा था उर्दू में लिखा हुआ, तुम लोग का लैंग्वेज हिंदी तो लगेगा हिंदी में लिखा हुआ, इतना इजी में कोई लिखा था, और हम लोग का बुक तुम पढ़ोगी ना, जो हम लोग का सब्जेक्ट से रिलेटिव है, हम लोग का जो प्रोफेसर लोग जो लिखता है, जो मतलब हम लोगों का जैसे विद्युत चक्रवर्ती का बुक पढ़ना, इतना हार्ड लैंग्वेज में लगता है, मुझे समझने में 1 हफ्ता लगता है कोई चीज को, और वो बुक हम देखें, एनसीईआरटी का बुक तुमको इजी लैंग्वेज में मिलेगा, तुम देख लेना, उसका यही खूबी है, इसलिए और अच्छा रहता पढ़ने में, लगेगा बस एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा पड़ा है। वो बुक हम पढ़े थे ना, वो बहुत खुशी लग रहा था कि कितना इजी बुक है, एकदम ऐसा लग रहा बस मेरे लैंग्वेज में लिखा हुआ, कॉमन लैंग्वेज में, कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं यूज किया हुआ था कि जाके डिक्शनरी देख। तो देखो यहाँ पे क्या बोला कि चॉइस बेस्ड सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया गया था, हायर एजुकेशन के लिए। सीबीएसई प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट टू द, देख लो सीबीएसई क्या प्रोवाइड कर रहा है कि स्टूडेंट चूज करे अपना कोर्स खुद से, ठीक है ना,
तुमको पता है ना सीबीएसई वाला पैटर्न में क्या हो गया तुम्हारा, अभी भी तो यूनिवर्सिटी में ही होगा। इलेक्टिव कोर्स कर दिया है, कोर कोर्स कर दिया है और सॉफ्ट स्किल कोर्स कर दिया है ना। कोर्स को 3 पार्ट में बांट दिया है। अब इसमें स्टूडेंट खुद से चूज कर सकता है अपना, ठीक है। सीबीएसई प्रोवाइड करता है। आप लोग के टाइम में नहीं था क्या? आप लोग के टाइम में ये नहीं होता था? नहीं, हम लोग टाइम में भी तो था। मास्टर्स नहीं, इलेक्टिव वाला सेमेस्टर कोर्स हो था। गया? हाँ, सेमेस्टर एग्जाम दिए बाबा, सेमेस्टर ही था। सेमेस्टर में ही तो रहता है सीबीएसई। हाँ, तो मेरे लोग का सेमेस्टर था। सीबीसीएस पैटर्न हाँ, तो मेरे लोग का भी सेमेस्टर उसी था। में मैं इंटरनल एग्जाम, हम लोग का 6 मंथ पे एग्जाम होता था। आ गया था तो उस टाइम तक। और हम लोग जब ग्रेजुएशन में थे ना, उस टाइम में पहली बार सेमेस्टर एग्जाम शुरू हुआ था ग्रेजुएशन का। ओ, ये सेमेस्टर वाला। ओ, नहीं, हाँ, लेकिन उसी ईयर से ये लागू हुआ। इससे पढ़ाई इजी हो गया ना, 6 मंथ करने से इजी हो गया। 1 ईयर तक वेट करो फिर एग्जाम दो, बाप रे बाप। ये सिस्टम ठीक ही कर दिया। बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा कर दिया। बोला कि यहाँ पे स्टूडेंट को चूज करने देगा कि ये आप अपना कोर्स को चूज करें, ठीक है ना। तो एक होता है इलेक्टिव कोर्सेस, होता है कोर कोर्सेस और सॉफ्ट स्किल कोर्सेस। इस तरह से चूज करना होगा। भी हम बताएंगे ये सब क्या है, इलेक्टिव कोर्स और सॉफ्ट स्किल कोर्स। इसको याद रखना, एग्जाम में आता है कि सीबीएसई में क्या क्या इलेक्टिव है, कोर्स है, ठीक है ना। इलेक्टिव कोर्सेस है, कोर कोर्सेस है, सॉफ्ट स्किल कोर्सेस है। मैं जब टेस्ट लूंगी या फिर मैं क्वेश्चन लाऊंगी तो ये सब क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। प्रीवियस ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो, देखते कोर कोर्स क्या बोल रहा है। कोर कोर्स क्या है, वो 3 देखो मैं बता दे रही हूँ। यहाँ पे तो कोई रेड नहीं किया हुआ है हाईलाइट, लेकिन जो इस टाइप का जो रहेगा ना वो तुमको याद करना रहेगा, ये वाला, ठीक है ना। ये याद करना है कि कितने तरह का कोर्स। बोला कि सॉरी, कोर कोर्सेज क्या है। कोर कोर्सेज आर सब्जेक्ट दैट ऑल स्टूडेंट हैव टू स्टडी कंपल्सरी। These are the core subject they need to meet program requirement in the discipline they are pursuing. किस चीज में ऑनर्स करना चाहती हो, पॉलिटिकल साइंस में। ये हो गया कोर। सही बोल रही हूँ कि नहीं बताओ, है ना। कोर का मतलब हो गया जिस चीज में तुम्हारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या, तुम्हारा सब्जेक्ट, है ना। तुम्हारा वो वाला डिसिप्लिन का मतलब हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट तुम्हारा। तुम किस चीज में ऑनर्स करना चाहती हो, ये तुम्हारा हो गया कोर, ठीक है। समझ में आ गया। कोर का मतलब सीधा साधी कुछ नहीं याद करना, बस मेरा ऑनर्स सब्जेक्ट जो है वो कोर है, ठीक है। इलेक्टिव कोर्सेज, द स्टूडेंट चूज इलेक्टिव कोर्सेज टू ऐड देयर कोर सब्जेक्ट नॉलेज। स्टूडेंट एंड चूज, तुमको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए। मान लो कि तुम पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स करना चाहती हो, तुमको हिस्ट्री भी पढ़ना है थोड़ा सा, तुम रख लो अपना हिस्ट्री भी इलेक्टिव कोर्स में, ठीक है। कोर डिसिप्लिन रिलेटेड कोर्स, दिस आर सब्जेक्ट रिलेटेड टू कोर सब्जेक्ट। जेनरिक इलेक्टिव का मतलब होता है तुम्हारा, इसी के अंदर समाएगा, जनरल सब्जेक्ट कैन बी स्टडी इम्प्रूव जनरल स्किल। जैसे तुम हिस्ट्री लेगी तो तुम्हारा क्या, ये तो तुम्हारा ऑनेस्ट नहीं है, ये तुम्हारा जनरल स्किल को बढ़ाएगा। या कोई स्किल से रिलेटिव कोई तुम ले लो, है ना। जनरल स्किल, एक मिनट रुक जाओ मैं बता रही हूँ। जैसे तुम्हारा मास्टर्स में भी ये बात है, तो तुमको एक इलेक्टिव सब्जेक्ट लेना है, तो तुम इलेक्टिव सब्जेक्ट को या तो तुम क्या करो, पॉलिटिकल साइंस से भी तुम ले सकती हो अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट मास्टर्स में। तो उससे क्या, वो तो तुम्हारा कोर्स सब्जेक्ट है, वो तुम्हारा कोर्स सब्जेक्ट से रिलेटिव भी तुम ले ली, तो वो भी तुम्हारा ठीक है। मास्टर्स में तुम ले सकती हो, या तो तुम पॉलिटिकल साइंस में ही ले लो, तुम ऑनर्स भी कर रही हो, इलेक्टिव भी पॉलिटिकल साइंस रखो, या तुम हिस्ट्री भी रख लो। तो हिस्ट्री रखोगी तो जनरल इलेक्टिव में आएगा। प्रोजेक्ट रख लो, ठीक है, जो रखना है रख लो, या एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स रख लो, या स्किल इन्हांसमेंट कोर्स रख लो, ये कोई भी कोर्स रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। इलेक्टिव कोर्स में हम क्या क्या रख सकते हैं, प्रोजेक्ट, जनरल इलेक्टिव, कोर डिसिप्लिन रिलेटेड कोर्स। मतलब मैं यहाँ बताइए ना कि मास्टर्स में है, तुम लोग में भी होगा कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स तो तुम कर रही हो, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के साथ तुमको एक इलेक्टिव सब्जेक्ट लेना है, तो तुम चाहोगी तो तुम्हारा जो ऑनर्स है तुम उससे भी इलेक्टिव सब्जेक्ट ले सकती हो, या तुम दूसरे से भी ले सकती हो। दूसरे से लोगी तो तुम्हारा जनरल इलेक्टिव कहलाएगा। प्रोजेक्ट में भी ले सकती हो, या कुछ ऐसा लो
कुछ ऐसा कोर्स ले लो जिससे तुम्हारा एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स होगा। एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स में तुम्हारा आ जाएगा कि मान लो कोई प्रोग्रामिंग ले लो, कोडिंग ले लो, ठीक है, MS ऑफिस प्रोडक्ट ले लो, ये सब इससे तुम्हारा क्या होगा, एबिलिटी इन्हांस होगा। कोई स्किल इन्हांसमेंट कोर्स ले लो अपना इलेक्टिव सब्जेक्ट में। स्किल इन्हांसमेंट इलेक्टिव कोर्स में तुम्हारा आ जाएगा स्किल से रिलेटिव, स्पोर्ट ले लो, आर्ट में ले लो, हम लोग का तो नहीं है, बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी कॉलेज में होता है, सिंगिंग में ले लो, डांसिंग में ले लो, फुटबॉल में ले लो, हॉकी में ले लो, इलेक्टिव सब्जेक्ट में, ठीक है ना, कुछ में भी ले लो। तुम्हारा क्या होगा, अगर डांस में ले रही हो, फुटबॉल में ले रही हो, हॉकी में ले रही हो, तो तुम्हारा क्या होगा, स्किल इन्हांसमेंट होगा। लेकिन अगर तुम प्रोग्रामिंग सीख रही हो, कोडिंग सीख रही हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कुछ सीख रही हो, MS एक्सेल सीख रही हो, वो तुम ले लेती हो इलेक्टिव में, तो तुम्हारा एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स हो जाएगा। प्रोजेक्ट लोगी, प्रोजेक्ट आर द पॉपुलर चॉइस, तो वो क्या होगा, तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, इंडस्ट्री से एक्सपोजर, कोई किसी से भी रिलेटिव। जनरल तुम अगर ले लो, मान लो हिस्ट्री ले लो, उर्दू ले लो, हिंदी ले लो, ज्योग्राफी ले लो, तो तुम्हारा जनरल नॉलेज नहीं होगा। या फिर जो तुम्हारा खुद का सब्जेक्ट उससे रिलेटिव ले लो, इलेक्टिव में कुछ भी ले लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको देखो दो पार्ट में बांटा गया, इलेक्टिव इनहांस, एबिलिटी इनहांस कोर्स को दो पार्ट में बांटा गया। अभी मैं बताऊंगी, देखो एबिलिटी इनहांस कोर्स में बोले ये सॉफ्ट स्किल कोर्स होता है। सॉफ्ट का मतलब क्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग क्या होता है, उसके अंदर एबिलिटी तो होती है, एबिलिटी इनहांसमेंट तो ही होता है। जो इंजीनियर लोग होता है उसके अंदर क्या होता है, एबिलिटी इनहांसमेंट तो होता है ना, स्किल थोड़ी, वो लोग स्किल थोड़ी सीखता है, वो लोग तो इसके लोग सॉफ्ट स्किल कोर्स वो लोग सीखता है ना। तो बोले कि जो एबिलिटी इनहांस कोर्स है ना, इसको दो पार्ट में बांटा गया। एक तो एबिलिटी इनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स, अगर स्किल इनहांसमेंट कोर्स, इसके अंदर दोनों आ जाएगी। एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स के अंदर तुम्हारा स्किल इनहांसमेंट भी आ जाएगी और एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स भी आ जाएगी। ये ना क्वेश्चन आया हुआ था कि XYZ हु इज ए परसुइंग MSc, कोई XYZ है जो परस्यूइंग कर रहे हैं MSc, समझना है, हैज चूजन टू स्टडी मॉडर्न इंडियन लिटरेचर फ्रॉम लैंग्वेज डिपार्टमेंट अंडर द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। देखो एक पर्सन है, वो MSc का स्टूडेंट है, ठीक है, MSc का स्टूडेंट, मैं इसलिए क्वेश्चन लगे समझाने के लिए, MSc का है, उसको चूज, उसने क्या किया, MSc के साथ एक और सब्जेक्ट वो चूज किया जिसका नाम था मॉडर्न इंडियन लिटरेचर फ्रॉम लैंग्वेज डिपार्टमेंट से था। देखो अलग है ना, अलग है, मॉडर्न इंडियन लिटरेचर को चूज किया, ठीक है ना, इसके अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंदर। तो बोला इस पैटर्न को हम लोग क्या बोलेंगे, खुद का सब्जेक्ट है, परस्यूम किस में कर रहा है, MSc कर रहा, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस कर रहा, चल गया लिटरेचर यानी आर्ट्स वाला सब्जेक्ट में चल गया। देखो मॉडर्न इंडियन लिटरेचर जाके आर्ट्स ले लिया, इलेक्टिव आर्ट्स लिया, तो ये क्या कहलाएगा, ये इलेक्टिव कहलाएगा। क्यों, तुम अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अपने सब्जेक्ट के साथ तुमने क्या किया, आर्ट ले लिया, आर्ट्स ले लिया, आर्ट्स क्या, ये वाला मॉडर्न इंडियन लिटरेचर फॉर लैंग्वेज और डिपार्टमेंट, ये जो लैंग्वेज डिपार्टमेंट आर्ट्स के अंदर आता है ना, आर्ट्स में आता है, साइंस में तो आएगा नहीं। तो इस तरह तो क्वेश्चन में आया कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो लिटरेचर है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो क्वेश्चन ऐसी था, विच कोर्स, इलेक्टिव, क्योंकि MSc का स्टूडेंट क्या किया, अपना नॉलेज को इनहांस करने के लिए उसने दूसरा सब्जेक्ट को ले लिया, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, मैं सिर्फ समझाने के लिए लाई है, ये इलेक्टिव को समझाने के लिए मैं यहाँ पे रखी हूँ ये वाला, कि MSc परस्यूइंग कर रहा है XYZ, ठीक है, लेकिन उसने चूज किया मॉडर्न इंडियन लिटरेचर लैंग्वेज को CBSE के अंदर, ठीक है ना, तो बोल रहा कि ठीक है भाई इसने चूज किया तो ठीक है, तो ये जो मॉडर्न इंडियन लिटरेचर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वेश्चन यही पूछा, ये इलेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर MSc वाला पूछा कि MSc किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कोर है उसका, है ना, लेकिन ये इसका कौन सब्जेक्ट हो गया, इलेक्टिव। समझ में आ गया सब कोई को कि MSc उसका कोर सब्जेक्ट है और मॉडर्न इंडियन लिटरेचर उसका इलेक्टिव सब्जेक्ट है, ठीक है, समझ में आ गया। मैं ऊपर चलती हूँ, सॉफ्ट स्किल कोर्सेज, बोला सॉफ्ट स्किल कोर्सेज क्या है भाई, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल। सॉफ्ट स्किल में तुम ना अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करो, कम्युनिकेशन स्किल सीख लो, राइटिंग स्किल ठीक करो, है ना, ये सब चीज करो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा सॉफ्ट स्किल कोर्स। जो दिखेगा नहीं वो मतलब सॉफ्टली दिखेगा, जैसे तुम कोई बोलता ना, इसका कोई इंसान है
देखने में अच्छा नहीं है, ठीक है ना, लेकिन उसका पर्सनैलिटी इतना अच्छा है ना, बहुत ये था, रे बाप रे बाप, है ना, ऐसे करके बोलता है ना आदमी कि उसका पर्सनैलिटी में था रे कोई तो बात, बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे करके आदमी बोलता है नॉर्मली। उसके बाद कोई कम्युनिकेशन कर रहा है तो क्या बोलते हैं हम लोग, ए इसको देख, वो उसका बोली कितना अच्छा था, कितना अट्रैक्टिव कम्युनिकेशन कर रहा था, सचमुच उसने जो बोला ना, उसके बात में बहुत ज्यादा ये था, है ना, वेटेज था। सो कम्युनिकेशन स्किल करने का तुम तरीका देखिए कितना अच्छा था, मतलब होता है ना, हम मेरी मेरी एक कजन है ना, तो वो क्या करेगी, वो जब जहाँ पे देखेगी कि कोई मतलब बड़ा आदमी मिला, मतलब उसका आदत है कि मतलब कि कोई बड़ा आदमी मिलेगा तो हम उसके साथ मतलब खूब मतलब कोई है कोई मतलब बड़ा, मतलब मैं किस सेंस में बोलूँ, बड़ा तो मैं नहीं समझ पाऊंगी, देखो जैसे ना कि कोई उसके सामने कोई अच्छा कोई जॉब, हाई फाई। हाँ हाई फाई सही बोली हाई फाई वाला जॉब वाला सामने कोई आदमी आ गया, ठीक है ना, या कोई उसका रिलेटिव, उसका लैंग्वेज चेंज हो जाता है, मतलब उर्दू तो इतना, हम लोग का एक लैंग्वेज होता है उर्दू, मतलब बहुत अच्छे से बोलना, हम उर्दू में नहीं बोलती हूँ, मतलब हम लोग कोई नहीं बोलते उर्दू में, मतलब उर्दू लैंग्वेज बहुत मीठा लैंग्वेज, बोलेगी तो मतलब एकदम अलग लगेगा वो लैंग्वेज, ठीक है, तो जनरली हम लोग यही लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे तुम लोग का लैंग्वेज मेरे सबका कॉमन है, देखती हूँ अभी ऐसा लैंग्वेज, तो वो जब भी बात करेगी ना किसी से, मतलब कोई हाई फाई आदमी से, तो उसका लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, लगेगा इतना उसका लैंग्वेज में मिठापा है तो मतलब सच बोल रही हूँ मैं ना, खूब बोलेगी, खूब अच्छा से लगेगा, तो बोली मेरा नहीं, मैं ये नहीं करती हूँ, मतलब बहुत ही उर्दू यूज करूंगी, मतलब बहुत ही सेंसिटिव तरीका से बोलेगी, ठीक है। तो एक दिन हम लोग दूसरी में बैठे हुए हैं, और वो मेरे घर में आई हुई मेरी कजन, वो बगल रूम में बात कर रही थी, तो अ, मेरे एक मेरे खालू आए हुए थे, तो मेरे खालू की सिस्टर और उनका एक बेटा है, तो वो नेवी में ऑफिसर है, ठीक है, तो वो ना मेरे खालू आए हुए थे, तो मेरे खालू से वो, नहीं मेरे खालू से नहीं बात करती, उससे तो बात हो गया था उनसे, ठीक है, मेरी कजन का, तो उसके बाद है ना, वही वो लड़का का कॉल आया, सबसे घर में बात किया हमने से, सबसे मतलब मेरे खालू के रिलेटिव सबसे घर में बात किया, सबसे हाल चाल पूछा, अब उसको दिया यह बात करने के लिए है, तो वो अपना लैंग्वेज चेंज कर दिया, हम उससे नॉर्मल बात कर रही, ठीक है, और उससे पूरा बिल्कुल लैंग्वेज चेंज कर दी, तो हम लोग बोले ना, तो हम लोग बोले कि हम लोग बोले कि ना जरूर उसी से बात कर रही होगी, देखो उसका लैंग्वेज चेंज हुआ है, अगर उसकी अम्मी से बात करती तो लैंग्वेज दूसरा रहता, तो जरूर उससे बात करी तब लैंग्वेज चेंज हुआ, इतना अच्छा लैंग्वेज में बोलोगी ना, मतलब बोलती है ना तुम उससे इन्फ्लुएंस हो जाओगी, मतलब लैंग्वेज चेंज हो जाता है, और हम लोग उसको पकड़ लेते हैं जहाँ, तो वो मतलब गुस्सा भी करता था, मजाक भी उड़ाता था कि जहाँ ही देखी कोई मतलब अच्छा है आदमी, उसका लैंग्वेज चेंज हो जाता है, बिल्कुल ऐसा लैंग्वेज में बोलेगी ना, लेकिन वो वाह कितना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अरे हम जैसा बोलेंगे उसी बोलेंगे, पसंद आए तो आए, नहीं आए तो मत आए, है ना, जनरली ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन बोला कम्युनिकेशन स्किल भी सीख लो कि किसी न किसी आदमी के सामने, मतलब जरूरी नहीं कि वो सभी, जैसे तुम इंटरव्यू देने भी जाओगे तो तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल वहां पर भी काम आएगा, ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वहां भी काम आता है, जरूरी नहीं कि एक नेगेटिव फेस में ही, एक बात जैसे ये बोल रहे हैं, तो हम लोग हमें जैसे हम लोग कजन में बोल रहे हैं कि हम लोग सब उसका मजाक यही बोल पड़ाएंगे कि जहाँ उसका लैंग्वेज चेंज हुआ, जैसे वो मेरे नौसे भाई से भी बात करेगी ना, तो मेरे जो जीजू है, तो उससे भी बात, नौसे भाई से भी बात करेगी ना, तो पूरा एकदम लैंग्वेज चेंज हो जाएगा उसका, खूब उर्दू में, मतलब बहुत अच्छे फारसी लैंग्वेज में बोलेगी, तो वो एक समझ में आता है कि हाँ उसके अंदर है कोई स्किल, कि मुझे को किससे कैसे बात करना है, तो वो भी सीखना बहुत जरूरी है इंसान को ठीक है, हम लोग जो लैंग्वेज यूज करते हैं तो वो तो बहुत ये हो गया, बट हम लोग को इंटरव्यू देने जाना, तो हम लोग को भी कम्युनिकेशन स्किल दिखाना है कि नहीं, हम लोग को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट दिखाना है, क्योंकि इंटरव्यू में तुम लोग को उन सब चीजों में भी नंबर मिलता है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में तो खास करके मिल रहा है तुमको कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, और वैसे भी हम लोग भी जब देने जाएंगे ना प्रोफेसर वगैरह का, तो वहां पर भी दिखता है, तो देखो एडवांटेज क्या है सीबीएसई पैटर्न का, एडवांटेज एंड फीचर्स ऑफ सीबीएसई सिस्टम का फीचर्स क्या है, तो स्टूडेंट हैव अपॉर्चुनिटी टू चूज कोर्सेज ऑफ देयर ऑन चॉइस एंड इंटरेस्ट, इसका फीचर क्या है कि इसके आने की वजह से स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी मिला कि आप अपना टॉपिक, आप अपना कोर्स को, है ना, आप अपने कोर्स को खुद से चूज कीजिए, देखो मैं ये लिखवाऊंगी, तुम लोग अच्छे से पढ़ो, ऑन चूज एन इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट से, अपने चॉइस से अपने कोर्स को चूज कर सकता है। पहला क्या हुआ, ये जो लड़का है ना, रुक जाओ, ये कोई लड़का है, इसको क्या अपॉर्चुनिटी मिला भाई कि ये चूज कर सकता है
सीबीएसई पैटर्न आने से इस लड़का को क्या फायदा मिला, क्या फायदा हुआ कि ये चूज कर सकता है क्या, ऑन चॉइस, अपनी मर्जी से, है ना, अपने इंटरेस्ट से क्या चूज कर सकता है, अपना कोर्स, अपना कोर्स। इस ये तो बेनिफिट वाला बात हो गया भाई, है ना, ये तो बहुत अच्छा बात है। फिर बोला कि सीबीएसई पैटर्न आने की वजह से PYQ क्वेश्चन है ये वाला, टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन। पहले जो एजुकेशन था ना वो टीचर सेंट्रिक था, लेकिन अब तुम्हारा शिफ्ट हो चुका है फोकस। ये जो तुम्हारा फोकस है ना अभी स्टूडेंट सेंट्रिक पे आ गया है। पहले जो फोकस था वो टीचर सेंट्रिक था, वो शिफ्ट होके आ गया स्टूडेंट सेंट्रिक के पास। ठीक है, स्टूडेंट मूव फ्रॉम ओल्ड न्यू कॉलेज, यूनिवर्सिटी कैन ट्रांसफर द क्रेडिट, न्यू मैग्रेट इंस्टीट्यूशंस लाइक ऑफर फ्लेक्सिबल क्रेडिट ट्रांसफर। चलो मैं इसको पहले पिक्चर से पढ़ाती हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। कहाँ गया पिक्चर? देखो मैं क्या बताऊं, वहां पे मैं तुम एक बार फिर से मैं दिखाती हूँ। ये क्या यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखी हूँ, बोले स्टूडेंट मूविंग फ्रॉम ए ओल्ड, कोई स्टूडेंट है काजी नजूम में पढ़ता है KNU में, ठीक है, पढ़ा रहा, देखो मैं लिखी हुई हूँ काजी नजूम यूनिवर्सिटी, काजी नजूम यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, 1 ईयर मास्टर्स कंप्लीट हो गया उसका, या 6 सेमेस्टर जो भी बोलो, चलो 60 सेमेस्टर रखते हैं, 6 मंथ उसका 1 सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, समझना है। अब क्या हुआ कि उसका पापा का ट्रांसफर कोलकाता हो गया, ट्रांसफर हो गया, तो ये जो काजी नजूम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है ना ये जो लड़की जो भी, इसका क्रेडिट जमा हो रहा है यहाँ पे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में। ये जो काजी नजूम यूनिवर्सिटी में जो इसने 6 मंथ एग्जाम दिया है ना, ये जो एग्जाम दिया तो इसने अर्न किया, क्या अर्न किया, क्रेडिट अर्न किया, ठीक है। इसने जो 6 मंथ एग्जाम दिया ना तो इसने क्या, इसने अर्न किया, क्या अर्न किया भाई, क्रेडिट्स। तो ये जो क्रेडिट्स है ना स्टूडेंट का, ये बैंक में रखा जाएगा, ये बैंक में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। इस बैंक का नाम है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ABC का फुल फॉर्म आता है, देख लो, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में तुम्हारा क्रेडिट जमा किया जाता है, क्रेडिट, स्टूडेंट का जो क्रेडिट होता है ना वो जमा किया जाता है। ये लड़की जो 6 मंथ जो एग्जाम दी सबका जमा होता है, स्पेशली लड़की का नहीं, सबका, जो ये स्टूडेंट ने जो क्रेडिट अर्न किए ये जमा हो गया इस बैंक में, और इस बैंक का नाम है तुम्हारा, देखो यहाँ क्रेडिट डिपॉजिट हो गया, और इस बैंक का नाम है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जब लड़की का काजी नजूम में पढ़ रही थी तो अब इसके पापा का ट्रांसफर तो यहाँ पे हो गया, अब ये क्या करें, ठीक है। तो पहले तुम्हारा क्या होता था, सुनो पहले क्या होता था कि अगर तुम यहाँ पे पढ़ रही हो, तुम्हारा पापा का ट्रांसफर यहाँ हो गया तो तुमको छोड़कर जाना पड़ता था, फिर से यहाँ नया सिरे से पढ़ना था, है ना। लेकिन जब से सीबीएसई पैटर्न आया ना तो बोला कि भाई तुम यहाँ पे आ जाओ, यहाँ ये वाला यूनिवर्सिटी में, तो तुम 6 मंथ क्या हुआ, तुम्हारा 6 मंथ यहाँ पढ़ी ना, तो 6 मंथ के बाद जो सेकंड सेमेस्टर है ना, सेकंड सेमेस्टर से तुम पढ़ाई यहाँ पे स्टार्ट करो, मैं जो तुम्हारा क्रेडिट यहाँ पे जमा है ना मैं उसको यहाँ पे लिया रही, वो जो तुम्हारा क्रेडिट जमा था ना वो ट्रांसफर कर देगा वहां से, है ना। हाँ क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा कोलकाता यूनिवर्सिटी में, ठीक है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये वाला क्रेडिट वाला सिस्टम समझ में आया ना, मैंने क्या किया, हाँ, समझ समझ में आ गया ना। अच्छा क्रेडिट जमा कहाँ होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में, एक नंबर। दूसरा कि ये जो लड़की जब ट्रांसफर हो गई कोलकाता यूनिवर्सिटी में गई तो उसका क्रेडिट को क्या किया गया, यहाँ से लेकर यहाँ कर लिया गया, और बोला कि चलो मैंने तो तुम्हारा 6 मंथ का क्रेडिट ले लिया है, चलो अब तुम सेकंड सेमेस्टर से क्लास स्टार्ट कर सकती हो। तो स्टूडेंट मूव फ्रॉम ओल्ड न्यू कॉलेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफर क्रेडिट, उसको क्रेडिट मिल जाएगा, न्यू माइग्रेशन इंस्टीट्यूशन मिल जाएगा, ये एक फ्लैक्सिबल और क्रेडिट ट्रांसफर है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया ये बात बताओ मुझे, आ गया ना, हाँ। ठीक। और ये भी क्वेश्चन था ना कि वो कितने दिन तक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का कितने दिन तक 7 ईयर वैलिडिटी, 7 ईयर वाला था, 7 इयर्स, हाँ 7 इयर्स, 7 हाँ, इयर्स के मैं अंदर ये करवाई हूँ तो लिखा हुआ होगा 7 ईयर, कहाँ पे, हाँ नहीं इसमें लग रहा है मैं डिलीट कर दी क्या, क्वेश्चन के थ्रू है, क्वेश्चन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है।
क्वेश्चन से हुआ है वो वाला। क्वेश्चंस के थ्रू अगर, अच्छा देखो एक बात मैं ये भी बोल रही हाँ हूँ, जो चीज छूट जाएगा वो क्वेश्चंस के थ्रू मैं कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। ये हो गया ना, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। हाँ आ जाओ। बोले कि द चॉइस बेस, देखो हम लोग क्या क्या पढ़े, एक तो अपना चॉइस अपने इंटरेस्ट से चूज कर सकता है, टीचर सेंटर से स्टूडेंट सेंटर हो गया है, ट्रांसफर कर सकते हैं क्रेडिट को, बस क्रेडिट को ट्रांसफर कर सकते हैं, इतना बड़ा नहीं याद करना है, ट्रांसफर कर सकते हैं क्रेडिट को, है ना, न्यू माइग्रेशन ले सकते हैं इंस्टीट्यूशन से। द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम अलाउ करता है स्टूडेंट को कि परस्यूम करें वन पार्ट ऑफ कोर्स इन वन इंस्टीट्यूशन एंड रिमाइनिंग द अदर, वही वाला बात है, बोले ना कि ठीक है अगर आप एक इंस्टीट्यूशन से परस्यूम कर लिए तो अगर आपको दूसरा जाने का है तो आप जा सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। द स्टैंडर्ड द सीबीसी असेसमेंट मेथड मेक द इवोल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इजी टू ए सिंगल स्केल, ये सिंगल स्केल में सब चीज उन्होंने डाल दिया, ये अच्छा चीज किया है, क्योंकि जानती हो पहले क्या होता था तुम्हारा कि जैसे कि अब किसी को जाना है कहीं पे, ठीक है ना, पापा का ट्रांसफर हो गया, जिसके जिसके पापा का गवर्नमेंट जॉब है, ट्रांसफर हो गया, तो वो क्या होता है तुम्हारा, फिर पढ़ाई छोड़ो, पहले मिलिट्री वाले लोगों को सुनते थे, मेरी सिस्टर लोग हम सुनते कि उन लोगों का है कि उसी अकॉर्डिंग होगा, मतलब बच्चा का जब ट्रांसफर होगा ना तो बच्चा का जब सेमेस्टर खत्म होगा तभी ट्रांसफर होगा, जैसे 10 का एग्जाम दे देगा, कितना साल बाकी है, हाँ तो होगा, लेकिन वहीं से पढ़ाई फिर दूसरा जैसे कि केवीएस में पढ़ रहा या सैनिक स्कूल में पढ़ रहा, तो उसका ट्रांसफर उसी देगा कि जाकर उसको सैनिक स्कूल में मिल जाएगी, वो उन लोग में था पहले, लेकिन अब सब में कर दिया है, तो ये एक अच्छा चीज किया है ना, कि ये किसी का टाइम या ना बर्बाद हो। बोला ये जो है ना, द सिस्टम इम्प्रूव जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट, है ये स्टूडेंट के लिए, ये स्टूडेंट को इम्प्रूव करता है क्या, जॉब अपॉर्चुनिटी, स्टूडेंट के लिए ये जॉब, ये स्टूडेंट के अंदर क्या आ जाएगा, तुम्हारे अंदर एक इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि इस तरह से पढ़ाया जा रहा है ना स्टूडेंट को पूरा सीबीएसई पैटर्न में, उसको एक स्किल सिखाया जा रहा है, तो वो बिल्कुल जॉब ओरिएंटेड हो जाएगा, ठीक है। सीबीएसई पैटर्न में स्टूडेंट को जॉब ओरिएंटेड टाइप का पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी भी इम्प्रूवमेंट होता है। द सिस्टम इज ए, अच्छा मैं ये में एक चीज, अच्छा वो नीचे होगा मेरे ख्याल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े एग्जाम में आया, द सिस्टम इज एप्लीकेबल, अच्छा देखो ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, कंट्री में, वहां पे वर्ड लिखी थी, ऑल ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल कॉलेज जितना भी, स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट कॉलेज, अच्छे सेंट्रल कॉलेज नहीं होता, सॉरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज आता है, ये ऐसे बोल सकते हैं, तो ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉलेज, स्टेट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, रिकॉग्नाइज कॉलेज, जितनी भी यूनिवर्सिटी कंट्री में, सभी ने सीबीएसई पैटर्न को क्या किया है, सीबीएसई पैटर्न को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। एक बार यहाँ पे स्टूडेंट को अलाउ है इंटरडिसिप्लिनरी कर लो, सीबीसीएस, सीबीसीएस गलत बोली क्या मैं, सीबीएसई ना, सीबीएसई दीदी, सीबीसीएस, और सी बी, ठीक कह रही हूँ, रुको मैं देख रही हूँ, हाँ चॉइस बेस्ड सीबीएसई, सॉरी सॉरी सीबीएसई बोले, मिलता जुलता वर्ड है ना, सीबीएसई तुम्हारा वो वाला हो गया एग्जाम पैटर्न, ये वो मैं इंग्लिश, हाँ ये वाला है, सीबीसीएस कहाँ चल गया, देखो बोला ये वाला एग्जाम में पी वाई क्यू, भी एक बार पी वाई क्यू नहीं है, बहुत बार पी वाई क्यू, ठीक है ना। बोला कि ये स्टूडेंट को अलाउ करता है कि तुम इंटरडिसिप्लिनरी कर लो, इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या है तुम्हारा, अभी मैं बताऊंगी, डिसिप्लिनरी का मतलब सब्जेक्ट, इंट्रा डिसिप्लिनरी कर लो, मल्टीपल डिसिप्लिनरी कोर्स कर लो, आ जाओ मैं समझा रही हूँ, यहाँ पे समझा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा जगह है ना, यहीं पे समझाती हूँ आज, देखो क्या है, समझो कि तुम पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हो, तुम आर्ट्स की स्टूडेंट हो, है ना, आर्ट्स की स्टूडेंट हो, तो तुमको क्या, तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा ऑनर्स क्या है, कोर है, कोर सब्जेक्ट क्या है, पॉलिटिकल साइंस,
पॉलिटिकल साइंस तुम्हारा क्या है, कोर। अब तुमको इलेक्टिव लेना है इसके साथ, तो इलेक्टिव में तुम हिस्ट्री ले लो। तो ये हो गया इंट्रा डिसिप्लिन। क्या है, इंट्रा डिसिप्लिनरी। इंट्रा डिसिप्लिनरी का अपने ही सब्जेक्ट से तुम ली हो, अपने ही आर्ट्स के अंदर से ही तुमने जाके हिस्ट्री लिया है ना। इंट्रा डिसिप्लिनरी का मतलब क्या, अपना ही सब्जेक्ट से तुम ली हो, है ना। तुम देख रही हो ना, तुमने क्या किया, तुमने हिस्ट्री लिया। हिस्ट्री किस में आएगा, आर्ट्स में। तुम किस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हो, आर्ट्स, ठीक है ना। तो इंट्रा का मतलब हो गया कि मैं क्या हूँ, आर्ट्स की स्टूडेंट, और मैं जो, तो मेरा ऑनर्स क्या है, पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस किस में आता है, आर्ट्स में आता है। मुझे इलेक्टिव लेना है तो मैं क्या करूंगी, मैं जाके हिस्ट्री ले लूंगी, ज्योग्राफी ले लूंगी। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरे आर्ट्स में ही आ गया। तो ये हो गया तुम्हारा इंट्रा डिसिप्लिनरी कोर्स। तुम ये भी कोर्स कर सकती हो। अभी इधर आ जाओ। वो लड़का का देखी थी, एमएससी वाला स्टूडेंट था, एमएससी वाला स्टूडेंट, XYZ, वो एमएससी का स्टूडेंट परस्यूइंग कर रहे हैं एमएससी में। उसने क्या किया, हिस्ट्री ले लिया। ये देखो आर्ट्स का स्टूडेंट, ये देखो साइंस का स्टूडेंट, इंटरडिसिप्लिनरी हो गया। ये है साइंस का, लेकिन इंटरडिसिप्लिनरी, इंटर कर गया, देखो अंदर क्रॉस करके आ गया इसके अंदर हिस्ट्री। अपना सब्जेक्ट से नहीं लिया, इंट्रा नहीं बना, बल्कि इंटरडिसिप्लिनरी, आर्ट्स में से ले लिया। इसको है कि मैं साइंस भी पढ़ूंगा और मैं हिस्ट्री में भी थोड़ा नॉलेज रखूंगा। तो जब तुम साइंस की स्टूडेंट, साइंस का स्टूडेंट है, और वो आर्ट्स में जाके हिस्ट्री ले ले, ज्योग्राफी ले ले, पॉलिटिकल साइंस ले ले, है ना, तो ये हो गया इंटरडिसिप्लिनरी। इंटर क्रॉस कर गया, क्रॉस किया ना, अपना सब्जेक्ट में से नहीं लिया बल्कि क्रॉस कर गया, ठीक है। अब मैं इसी को उलटा करके दिखा रही हूँ, तुम बताना, बताओ, अपोजिट करके दिखा रही हूँ, रुक जाओ, तुम्हें बताना क्या होगा वो। मान लो कि मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट, ठीक है, मुझे, मेरा कोर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, और मुझे लेना है इलेक्टिव सब्जेक्ट। मैं क्या की, मैथ ले ली, बोलो क्या कहलाएगा, इंटरडिसिप्लिन। क्योंकि मैं आर्ट्स की स्टूडेंट, तो मुझे आर्ट्स में से लेना चाहिए ना, मैंने साइंस से जाके लिया। तो ये हो गया तुम्हारा इंटरडिसिप्लिन। ये होता है बहुत कोई कि आर्ट्स का स्टूडेंट, जैसे मेरी बहन, उसको मैथ, वो मैथ में बहुत तेज है, लेकिन वो है आर्ट्स की स्टूडेंट, मेरी वजह से, जो मध्य प्रदेश में रहती है। तो वो चाहती थी कि वो पहले पढ़े, तो मतलब साइंस, वो आर्ट्स की स्टूडेंट थी, तो मेरे को मैथ दे दे तो मैं मैथ भी पढ़ती। एक एक सब्जेक्ट होता, उसको मैथ से बहुत लगाव था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा कर दिया, पहले नहीं था। या फिर मल्टीपल कोर्स करो ना, मल्टी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेस करो, है ना। मल्टीपल कोर्स लेके भी तुम कर सकती हो। ये हो गया तुम्हारा इंटरडिसिप्लिनरी, इंट्रा या मल्टी डिसिप्लिनरी, ठीक है ना। बोला कि मेक एडुकेशन एट पर विद ग्लोबल स्टैंडर्ड। इसका पर्पस क्या होता है कि एडुकेशन को क्या बनाना। ये जो CBCSE है, मैं CBSE बोल रही हूँ, CBSE इंग्लिश मीडियम को बोला था मैं बार बार, ये इंग्लिश मीडियम है, और ये बोला तुम्हारा ये CBC पैटर्न। इसका पर्पस है कि एडुकेशन को ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाना है, बेस्ड ऑन द IQ लेवल ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट। एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के IQ लेवल क्या है, उसका इंटेलिजेंट क्या है ना, उसका IQ लेवल क्या बोल रहा है। क्या वो साइंस के साथ आर्ट्स कर सकता है और आर्ट्स के साथ साइंस कर सकता है, तो बिल्कुल सही बात है। मेंटर गाइड स्टूडेंट टू सिलेक्टिव कोर्स, उसको गाइड भी दिया जाएगा सिलेक्टिव कोर्स में। इट प्रमोट ग्रुप वर्क, बोला कि ये जो CBSE वाला है ना, ये ग्रुप वर्क को प्रमोट करती है, रिसर्च को प्रमोट करती है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को क्या कर रही है, तुम्हारा प्रमोट कर रही है। इट गिव रिस्पेक्ट टू द लर्नर टू अर्न सर्टिफिकेशन थ्रू द वॉक इन वॉकआउट अप्रोच, वही वाला, अर्न कमाओ और अपना जमा करो क्रेडिट में, है ना। स्टूडेंट कैन चूज कोर्स बेसिक एडवांस लेवल, वही वाला बात हो गया कि पढ़ाई दी मैं। हाई मोटिवेटेड स्टूडेंट गेट द चांस टू गेन एक्स्ट्रा क्रेडिट, बोला कि हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट गेट चांस, उनको हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट को बोला कि उनको एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलने का चांस होना चाहिए। बोला कि जो CBSE जो है ना, ये ग्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किसने किया है,
ग्रेडिंग सिस्टम इग्नू ने इंट्रोड्यूस किया। जैसे जो ऐसे CGPA है ना, ऐसा वाला तुम लोग रिजल्ट में, रिजल्ट ऐसी है ना, CGPA रिजल्ट, CGPA, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। तुम ये वाला जो ये इसका है ना, फुल फॉर्म में पूरा ये लिखा हुआ है, ये उतना पढ़ना नहीं है, खाली मैं बता इसी लिख दिया कि CGPA को किसने इंट्रोड्यूस किया, तो इग्नू ने। तो ये क्या है भाई तुम्हारा, ऑल द ग्रेड पॉइंट बताता है। ये जो CGPA है ना, ये तुमको ग्रेड पॉइंट बताएगा, पूरा सेमेस्टर में ग्रेड देगा, ठीक है। ये जो तुम्हारा CBC है, CBCS सॉरी, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, असाइन क्रेडिट बेस्ड लर्निंग आउटकम कोर्स। बोलो यहाँ क्रेडिट बेस्ड लर्निंग, क्रेडिट दे रहा तुम लोग अपना ABC में जाके जमा कर रही है ना। इट हेल्प टू डेवलप वन इंडिविजुअल सेल्फ, इससे एक एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होगा, खुद का डेवलपमेंट होगा। देखो क्या बोल रहा कि इन्होंने बोला कि द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में अलाउ कि स्टूडेंट चूज करे इंटर स्किल ओरिएंटेड पेपर, जो भी कर लो, स्किल ओरिएंटेड पेपर भी कर सकती हो। मीनिंग ऑफ द चॉइस बेस्ड कोर्स का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, इसमें क्या बोल रहा है कि चॉइस बेस्ड, चॉइस का मतलब क्या है कि मल्टीपल कोर्स है, तुम एक चॉइस करो। ग्रेडिंग का मतलब क्या है कि तुम्हारा मार्क्स जो है ना वो सिक्वेयर रहेगा लेटर ग्रेड फॉर्मेट में। सेमेस्टर क्या होगा, सेमेस्टर क्या होगा, लर्नर टीचर इंगेजमेंट कंटेंट कैन बी मेजर आइडेंटिफाई सेमेस्टर वाइज। सेमेस्टर वाइज से तुम्हें क्या होगा, एक इंगेजमेंट बना हुआ रहेगा। तुम देखी होगी एक एग्जाम खत्म हुआ तुरंत दूसरा एग्जाम आ गया। क्रेडिट क्लास कोर्स पर वीक कैरी एडिशनल इम्पोर्टेंट इन क्रेडिट सिस्टम। तुम जब क्रेडिट अच्छा करोगी तो तुम्हारा अच्छा क्रेडिट मिलेगा, तुम खराब क्रेडिट करोगी तो क्रेडिट खराब मिलेगा, है ना। असेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ द क्लासरूम अटेंडेंट, क्लासरूम में अटेंडेंस, मिड टर्म टेस्ट, कंटिन्यूअस वाइड रेंज बड़ा टेस्ट, कंटिन्यूअस टेस्ट, ये सब तुम्हारा असेसमेंट होगा तुम्हारा CBSE। ये खाली तरीका है देने का, ये पढ़ने वाला नहीं। छः खत्म हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो टीचिंग एप्टीट्यूड। जो बचा हुआ है ना तुम्हारा, नहीं 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 बचा, नहीं बचा है मतलब ये बनी कर देती। उसके बाद ये वाला पढ़ लिए, ये वाला पढ़ना, क्रेडिट और कैलकुलेट कीपिंग। बोला क्रेडिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेक्चर ट्यूटर मतलब कितना घंटा पढ़ाई हो रहा, कितना प्रैक्टिस हो रहा, ये सब जोड़ के हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। हटा दो, वो कंप्लीट हो गई। आ जाओ स्कीमा। स्कीमा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज ऑफ नॉलेज। तुम्हारे बॉडी ने जिस नॉलेज को ऑर्गेनाइज किया, तुम्हारे बॉडी ने जिस नॉलेज को अपने मेमोरी में बैठाया, जिसको स्टोर किया, वो स्कीमा है। मतलब मान लो कि मैं एक स्टोरी सुना रही हूँ, जैसे कि जैसे तुम नील गाय को देखोगी ना, बच्चे को तुमने दिखाएगा, देखो भाई देखो ये गाय है ना, बच्चे को तुमने दिखाया गाय है, तुमने एक छोटा बच्चा को देखो ये गाय है, अल्लाह मुझे बनाने नहीं आ रहा बहुत घटिया बन गया, एलिफेंट बन जाएगा, रुक जाओ, भले एलिफेंट जैसा तो होता नहीं कुछ ना, मैं गाय बना मैं भी बन जाए, चलो समझ जाना ठीक है। तो ये गाय है, काव, तो तुमने बच्चे को दिखाएगा देखो ये ना काव है, तुमने दिखा दिया। अब बच्चा घोड़ा को भी दिखेगा तो वो स्कीमा बना लिया अपना माइंड में कि अब जो भी ऐसा होगा ना तो वो काव होगा, उसने तो माइंड में क्या किया, स्कीमा बना लिया, उसका स्टोर हो गया उसके मेमोरी में वो बात कि बस। हाउ वी इंटरप्रेट स्टोर एंड रिकॉल न्यू इन्फॉर्मेशन। अब वो उसको जो न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगा ना तो वो सोचेगा कि मैंने काव को देखा, घोड़ा देखा, हॉर्स को देखा उसने, ये तो काव था, काव को देखा तो उसकी मम्मी ने बोला ये काव है, तो उसने अपने दिमाग में एक स्कीमा बना लिया कि जितना भी जितना भी काव होगा, जितना भी सब ऐसा होगा ना वो काव होगा, माइंड में बैठा लिया। तो तुम क्या हो गया, एक स्कीमा बैठा ली माइंड में। अब उसने क्या क्या, हॉर्स को देखा, तो हॉर्स को देख के बोल रहा क्या, तो वो जो पुराना नॉलेज उसको मिला, जो उसकी मेमोरी में नॉलेज स्टोर है, क्या स्टोर है कि काव ऐसा होता है, ठीक है ना,
तो वो क्या करेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा, उसको रिकॉल करेगा, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ जोड़ेगा, बोलेगा कि ये भी काव है, और उसको बोलेगा ये भी काव है, तो क्या आपने बोला था क्या ये काव है, ये तो बिल्कुल उसी का जैसा, तो ये भी काव है, ठीक है ना। तो ये एक्ट करता है बिल्कुल मेंटल फ्रेमवर्क के जैसा। ये हेल्प करता है यूज मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड, कि तुमने अपने आसपास क्या देखा वैसे एक एक जैसा चीज। जैसे तुम लोग मैथ बनाए DI, तो मैं क्या बोली कि जब भी मोर दिन आएगा तो फार्मूला लगा देना ना, फार्मूला लगा देना, डिफरेंस वाला फार्मूला, ठीक है। याद रखना मोर देन वाला परसेंटेज, ठीक है ना। मोर देन आएगा और यहाँ पे लेस देन इंटू 100 लगा देना। तुम लोगों को माइंड में स्कीमा बैठ गया, अब आ गया मोर, खाली मोर आया, मोर देन आ गया खाली। याद रखना मैं तुम लोगों को बोली मोर देन परसेंटेज, खाली आया मोर देन। अब तुम लोग ये वाला फार्मूला यूज कर रही हो, गलत हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ परसेंटेज भी होता तब तो होता, पूरा सेम तो नहीं है। मोर देन परसेंटेज वाला फार्मूला में ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो तुमने अपने स्कीमा कहाँ बैठा लेते कि जहां पे हम मोर देन देखेंगे बस लगा देंगे फार्मूला, तुमने लगाया गलत हो गया, तो फिर मैं जस्टिफिकेशन दी कि भाई परसेंटेज कहाँ है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्कीमा, कि मुझे बताए, हाँ हाँ आप बता रहे थे ना क्लास करे तो, कि जहां भी मोर देन परसेंटेज, जहां भी मोर देन आएगा डिफरेंस का फार्मूला लगा देना, तो मैं भी लगा दिया। मैंने अपने पुराना नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ इंटरप्रेट कर कर रिकॉल कर कर मैंने बनाया है ना। तुम लोग ये बोलोगी, तो फिर मैं बोलूंगी कि भाई तुमने परसेंटेज तो नहीं देखा। डाइवर्जेंट थिंकिंग को बोलते हैं एबिलिटी टू जनरेट मल्टीपल। डाइवर्जेंट का मतलब होता है ऐसे ऐसे बहुत सारा थिंकिंग, ठीक है ना। एबिलिटी टू जनरेट मल्टीपल, मल्टीपल कोई चीज को तुम्हारे अंदर एबिलिटी है, तुम जनरेट कर पा रही हो मल्टीपल यूनिक सॉल्यूशन। तुम्हारे पास एक चीज का ढेर सारा सॉल्यूशन है, तुम्हारे पास प्रॉब्लम है और क्वेश्चन है, उस प्रॉब्लम और क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढेर सारा है, मल्टीपल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम ढूंढ पा रही हो, इसको बोलेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग। तुम्हारे सामने कोई प्रॉब्लम आया, उस प्रॉब्लम का तुम ढेर सारा सॉल्यूशन निकाल रही हो, तो मैं क्या बोलूंगी, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, ठीक है ना। ये इम्फेसिस करता है क्रिएटिविटी पे, इनोवेशंस पे, वाइड रेंज आइडिया आता है यहाँ पे, वाइड रेंज आइडिया, एग्जाम में याद रखना, वाइड रेंज आइडिया, एक प्रॉब्लम का ढेर सारा सॉल्यूशन निकालना कहाँ पे होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग में। एक प्रॉब्लम एक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम आया, ढेर सारा आइडिया आ गया मेरे पास, वाइड रेंज ऑफ आइडिया, बहुत सारा आइडिया, ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये भी है, A B C D, जो करो तुम्हारा मर्जी, ठीक है। इसको बोलेंगे डाइवर्जन। कन्वर्जन बोलता है द एबिलिटी ऑफ द फाइंड अ सिंगल बेस्ट सोल्यूशन, बस मेरे पास एक ही सोल्यूशन है प्रॉब्लम का, मानो तो मानो, नहीं मानो तो मत मानो, लॉजिक, लॉजिक लगा बस यही। एग्जिस्टिंग नॉलेज, डाइवर्जन क्या बोल रहा, कि अगर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, अरे क्या कर दी भाई, क्वेश्चन आया ना, स्क्रीन नहीं आ रहा, हालांकि अब आ गया, देखो वो आ गया था, ये आ गया था, क्या। तो मैं क्या बोल रही हूँ, डाइवर्जन किसको बोलेंगे या ना। मान लो कि मेरे सामने कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन का ढेर सारा, वाइड रेंज ऑफ आइडिया है, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन का ढेर सारा आइडिया, तो उसको बोलेंगे डाइवर्जन। कन्वर्जन किसको बोलेंगे, जहां पे सिर्फ लॉजिक यूज कर रहे हैं, बस मेरे सामने लॉजिक, एक ही एग्जिस्टिंग नॉलेज है, फिर चला गया। क्या बोलेंगे, कन्वर्जन, कन्वर्जन में कन्वर्जन की सिमिलर, लेकिन थिंकिंग पूछ रहा ना, थिंकिंग हो सिमिलर होता है, इसका डिफरेंस तो ये छोड़ दो, ये तो मैं बताऊंगी बाद में, ये वाला। यहाँ पे कन्वर्जन थिंकिंग और डाइवर्जन थिंकिंग का मतलब, कन्वर्जन थिंकिंग का मतलब वाइड रेंज ऑफ आइडिया, एक प्रॉब्लम का मल्टीपल सॉल्यूशन, मल्टीपल एबिलिटी टू जनरेट मल्टीपल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, या तुम कोई लॉजिक, लॉजिक यूज कर रही हो, बस एक क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन, एक लॉजिक, एक प्रॉब्लम है तुम्हारे पास, उस प्रॉब्लम का तुम्हारे पास एक ही सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तुम लॉजिक और रीजनिंग के थ्रू सॉल्व कर रही हो, तो वो हो गया कन्वर्जन, ठीक है, खत्म हो गया, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो गया, बस आज क्लास यहीं तक रहने दे। ठीक है, आज क्वेश्चन नहीं रहा, नहीं आज मैं सोची थी पता है क्या, कि ये कंप्लीट करा देंगी, कल से क्वेश्चन कराऊंगी, ये बात मैं सोची थी, ठीक। थैंक यू दीदी। वेलकम सुषमा।
वेलकम। आज थोड़ा फीका फीका लग रहा है।